चलिए, डाउनलोड सब लोग कर चुके हैं, तो पहले आने के लिए थैंक यू सभी लोग। तो आप अपने अपने लिए एक बार ताली खाली मार लीजिए, ठीक है। देखिए, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे सवाल सभी के मन में भी होंगे हिंदी को लेकर स्पेशली, तो चिंता नहीं करना है, सारा समाधान होगा, ठीक है। और जितनी भी खुजलियाँ हैं सारी जो लेकर आए हाथ खड़े करिए एक बार। चलिए ठीक है, आइए। तो नोटबुक जो लेकर आए हैं बढ़िया है। एक वहाँ पे चेयर एक दे दीजिए राजन, पीछे आपसे। हाँ उस पे ठीक है राजन, थैंक यू। तो सभी लोग सुनिएगा, अभी तक फिलहाल जितना देर अभी अभी तो कोई बोर नहीं हो रहा है ना। अब मैं एक शायरी सुना देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना है नहीं सुनना है? देखो, मुझे सुनाना होगा तो सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो वापस से एक चीज करते, उधर से क्लियर आ रहा है इसमें मुकेश जी? अच्छा कोई नहीं, ठीक है, आपको सुना जी। हाँ अभी है उसका, तो अभी बस करके और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, उसको चलाइएगा मत, साउंड उसको कर लीजिए, अभी रहने दीजिए, ठीक है। नोटबुक और पेन एक बार हाथ में रखने से पहले 2-3 बातें सुनना देता हूँ। ऑप्शनल देखिए क्या लिए है नहीं लिए हैं, वो सबका डिस्कशन यहाँ करेंगे अपन, और हिंदी को स्पेशली फोकस करके क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर हिंदी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ठीक। तो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, क्योंकि भैया वाजिब रीजन तो होना ही चाहिए। अब मेरी भी बात है, किसी की बात क्यों मानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे एक बोल देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जो मैं बोला भी था पहले, तो जो सुन चुके हैं उनका फिर से सुन लेना, कान पक जाए तो कोई बात नहीं। तो दिमाग में रखिएगा, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसका मीनिंग सिंपल ये है, 1 साल आपको लगाना है यार, हजारों लाखों लोग आपको बोलने वाले हैं कि नहीं होगा बेटा तेरे से, तू रहने दे, और बीपीएससी तो बिल्कुल नहीं होगा। मोतिहारी में माइंडसेट बन चुका है खाली जनरल कंपटीशन का, कि अपन अपनी औकात सिर्फ जनरल कंपटीशन की है। आपकी औकात डिसाइड करने वाला आपके अलावा कोई और है क्या? यार आप डिसाइड करोगे ना कि क्या करना है नहीं करना, लेकिन इधर माइंडसेट है सिर्फ एसएससी। मुझे एसएससी रेलवे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर आप खुद अपना लेवल घटा ले रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आप चाहते हो क्या कि अगर आपकी औकात अगर आईएएस बनने की है और आप एसएससी बन के खुश रहोगे क्या? आप खुश रह सकते हो, मैं खुश नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी औकात जब आईएएस की है तो यहाँ अरे रहना चाहते हो, यस और नो? मतलब करना है नहीं करना है? यस एक साथ बोलिएगा, यस और नो? चलिए अब हिंदी का पार्ट आते हैं और हिंदी को मजेदार तरीके से समझते हैं। पहले बात कि भैया 2-3 तरीके से हम लोग इसको डायमेंशन में डिस्कस करेंगे कि हिंदी ही क्यों। तो पहला क्वेश्चन मार्क वाई, ठीक। तो सुनिएगा, पहली बात ऑप्शनल को बताने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं आपको जो दिमाग में आपके बैठ जाए, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। सब लोग अब नॉर्मल कंफर्टेबल हो चुके हैं? गुड। देखिए आईएएस के एग्जाम में, और आराम से और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो आईएएस के एग्जाम के लिए आप इतना बस समझ के रखिएगा कि वहां पे ऑप्शनल होते हैं 500 नंबर के, 2 पेपर होता है ऑप्शनल का। मैं आईएएस का भी बता रहा हूं आपको, इसी को हम बीपीएससी पे भी समझेंगे। बीपीएससी में होता है 300 नंबर का, ठीक। अभी सिर्फ समझिएगा आराम से, हम दोनों को इसलिए कैटेगराइज करके कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी में ज्यादा कुछ खास अंतर भैया रह नहीं गया है, क्योंकि बीपीएससी ये पूरा कॉपी पेस्ट करने लगा है यूपीएससी के प्रीवियस पैटर्न का। और मैं बोला था आपको, इस दुनिया के जो भी टॉपर हैं जो बीपीएससी के हैं, लेके आइए उनको, सब का सब यूपीएससी का तैयारी किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो खाली बीपीएससी की तैयारी करके निकाल लिया, और अगर वो निकाल लिया है तो बहुत निचले रैंक पे है। किसी भी टॉपर को आप देखिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं जाके, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल हैं, ठीक। तो यूपीएससी का जब तक आप सिलेबस जो नहीं पढ़ेगा, मैं बार बार बोल देता हूँ, उसका बीपीएससी शायद निकल जाए कहीं बाल उड़ने के बाद, चाहे वो भी मतलब सपने में भी निकले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना यूपीएससी के बीपीएससी आपका नहीं होगा। अब सुनेगा इधर सभी लोग, बोर्ड नहीं हो रहा है ना अभी, इधर देखिएगा प्लीज, नींद आए सो जाना, जिसको जाना होगा गेट खुला हुआ चले जाना, ठीक है। अब देखिएगा बीपीएससी का मार्क्स ऑप्शनल का कितना है 300 और आईएएस का है 500। अगर मैं टोटल बात करूं ना, टोटल, तो आईएएस का टोटल एग्जाम होता है 2025। अभी सुनिएगा, इस नंबर पे मत जाइएगा, मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूं। उसमें जीएस का पेपर होता है, जैसे जीएस का आपको जितना सारा पेपर है उसमें होगा ही होगा। अब एक बात को समझिएगा,
मैक्स टू मैक्स आप जीएस में कितना भी लाएंगे, आप एक बार नोटबुक पहले निकाल लीजिए सभी लोग, और ऊपर में सिर्फ हेडिंग दीजिएगा वाई हिंदी एज ए ऑप्शन, पहले एक बार दे दीजिए, पार्ट बाई पार्ट करेंगे जल्दी से। और थोड़ा क्विक करेंगे। अब ब्लैंक पेज कितने लोग लाए हैं बताइएगा जरा, व्हाइट पेज सादा, गुड, थैंक यू। तो जल्दी से एक बार ऊपर लिखिएगा वाई हिंदी एज ए ऑप्शनल पहले, ठीक है। लिख लिए होंगे? अच्छा, मैपिंग कितने लोग रिवाइज कर लिए हो? हाँ मैपिंग। और आईआर का नोट्स कितने लोग रिवाइज किए हैं पूरा? तो आईआर का होने वाला है टेस्ट, ठीक है, तो रेडी रहिएगा। और जो नेक्स्ट बैच वाला, जो सेकंड बैच वाले, उनके लिए आईआर के लिए रेडी रहिएगा, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, बाकी जितना तक हुआ उतना का टेस्ट होगा, ठीक है ना, रेडी रहिएगा। तो वाई हिंदी है जो ऑप्शनल लिख लिए क्या? देखिए जीएस का पेपर में अब मैं कुछ चीजें आपको ऑप्शनल को लेकर बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं वे लोग जो हिस्ट्री लिए थे और कितना हाईएस्ट स्कोर किए, वो लोग जो पॉलिटी लिए थे, और वे लोग जो ज्योग्राफी लिए थे। सुनिएगा बस, और ये सारा रिकॉर्ड। और गेट एक बार क्लोज कर दीजिए राजन या प्रकाश, थैंक यू। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। आईएएस की बात करते हैं तो सुनिएगा, जीएस के पेपर में आप कितना भी लेके आओगे ना 425, इधर देखिएगा इंटरव्यू होता है 275, तो ऐसा माना जाता है कि जिसका 175 नंबर आया है वो बेस्ट है। जैसे अक्षर जैन सर का तो 178, अब कुछ लोग का इसके ऊपर जितना चला जाए वो बेहतर है, लेकिन आप इस बात को प्रेडिक्ट करके नहीं चल सकते कि आप 200 मतलब 75 में से 200 ले आ लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब 175 मैंने बोला कि बेस्ट है, जिसका आ गया उसका रैंक 1 to 10 में फिक्स है, डिपेंड करता है कि मेंस में उसको कितना मार्क्स आया था, ठीक। तो पहले आप एक चीज उधर लिखिएगा, ऑप्शनल लिखिएगा हिंदी का, यूपीएससी में पहले लिखिएगा 500, एक बार खाली लिखिए साइड में, और बीपीएससी 300, बस सिर्फ इस साइड में लिखिएगा आराम से, क्योंकि एक एक चीज कनेक्ट हो जाएगा। लिख लिए? गुड। अब देखिएगा, आईएएस बनने के लिए सुनिएगा, प्रॉपर आईएएस मतलब प्रॉपर अगर आपको आईएएस के रैंक में आना है तो 1050 नंबर आपको चाहिए। कितने में से? 2025 में से कितने नंबर आने चाहिए? 1000। सुनते जाइएगा, यहां तक सब अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अभी मैंने दो चीज बोला, यूपीएससी का ऑप्शनल 500 नंबर का और बीपीएससी का 300 नंबर का। तो आईएएस बनने के लिए कितना चाहिए अपने को? 1050। अब सुनिएगा, आप जीएस में कितना भी 30 मार्क का हो ना, मतलब आप एल्बर्ट आइंस्टीन के जेनेटिक्स आपके अंदर आ गया हो, या फिर न्यूटन का जेन्स आ गया हो, तो कितना भी आप पढ़ के जाओगे ना तो खींच के मैक्सिमम 410 जाएगा। बहुत है ये, मतलब मैं बोल रहा ना, मतलब मैं चरम सीमा बता रहा हूं। और सुनिएगा, चूंकि यूपीएससी में एसए का भी पेपर होता है, और उसके बाद मैंने क्या बोला, इंटरव्यू, ये सब मैं वो बता रहा हूं जहां से आपका सिलेक्शन बनेगा और आपको रैंक मिलेगा। तो अब एसए और इंटरव्यू कितने का? ये पहले प्रॉपर आईएएस बनने के लिए कितना चाहिए? 1050। अब सिर्फ एक लाइन और लिखिएगा आराम से, फॉर आईएएस 1050/2025, पहले आराम से लिखिएगा। और प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखिएगा ये, और इसलिए मैं कोई जल्दीबाजी भी नहीं कर रहा, आराम आराम से बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अधिकतर लोगों को पैटर्न पता ही नहीं होता है। लिख लिए? सुनिएगा, अब आईएएस के लिए मैंने बोला 1050 चाहिए, जीएस में आप 30 मार्क का हो तो 410 ले आएगो। एसए का पेपर होता है आईएएस में तो 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें मैक्सिमम 160 से ज्यादा कभी नहीं जाता, 160 मान लिए। और सुनिएगा, इंटरव्यू कितना है? 275। 275 में से मैंने हाईएस्ट कितना बोला? 175।
तो मैंने जो भी लिया है वो क्या लिया, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। अब सुनिएगा, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा अभी आराम से, तो 410 मान लिया मैक्सिमम, 160 और 175 कैलकुलेट करिएगा तो लगभग 745 के करीब होगा। 745 के करीब हो रहा है क्या? कैलकुलेट एक बार करके देख लीजिए। देखिए अगर ये नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं सर, ठीक है, सुनिएगा। बट कैलकुलेट किया हुआ है अपन, तो थोड़ा काम करके आए हैं, ठीक है। तो सुनिएगा, जहां गलती हो उसको हटा दीजिएगा। मान लीजिए आपको कितना आ गया, 745। सुनो, आईएएस बनने के लिए कितना चाहिए? 1000। अभी भी आपको 305 नंबर चाहिए। अरे 305 चाहिए कि नहीं चाहिए? 305 चाहिए ना? सबको समझ आ रहा है बात? तो अभी अगर आपको 305 आ जाए तो आप प्रॉपर आईएएस बन जाओगे। यहां तक समझ आ रही है? मतलब आप थे पूरा तेजू खां, तिस्मार खां, एल्बर्ट आइंस्टीन के बाबा, दादा, चाचा सब थे आप। तो आपने जीएस में स्कोर कितना किया है? 745। पूरा इंटरव्यू सब मिला के, ऑप्शनल को छोड़ के जितने पेपर होते हैं आपने उसमें कितना स्कोर किया? 745। लेकिन अभी भी आपको 305 नंबर चाहिए, तब आप आईएएस बनोगे, नहीं तो फिर रेलवे पे जाना। अभी समझ रहे हैं यहां तक? अब ये 305 नंबर का क्या है उसको समझना है। अब मैंने इधर ऑप्शनल कुछ लिखा है, सुनिएगा, इधर ऑप्शनल लिखा है मैंने। अब ये 305 नंबर मैंने सिर्फ लिखा है ऑप्शनल के लिए। अब एक बात को समझिएगा, आज तक का रिकॉर्ड है साहब, आज तक का, और ये सारा कुछ डीओपीडी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है पूरा। एक ही एक आदमी का मार्कशीट आप आईएएस का निकाल सकते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझिएगा उतना करने की क्या जरूरत है, हम जब उतना कर ही रहे हैं तो। अब सुनिएगा, हिस्ट्री हाईएस्ट। अच्छा ठीक है, पहले ये वाला लाइन लिख लीजिए, पहले आराम से, पहले थोड़ा सा इसको जरूर लिख लीजिए, 745 प्लस 305 ऑप्शनल, यहां तक, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है। इसको ऐड कर लीजिएगा और यहां लिख लीजिए 305 ऑप्शनल। पहले आराम से इतना कर लीजिए, नहीं तो बहुत तेजी से निकल जाएंगे। लिख लिए होंगे? और लिखिएगा जो भी लोग हैं, बिना लिखे मत रहिएगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, भले ही लगेंगे ये छोटी चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा यही छोटी चीजें ना बहुत बड़ी बनती हैं। आपको जब पता नहीं होता है, आईएएस में जब एक एक नंबर से फासला होने लगता है ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे कैलकुलेट करें और कैसे मैनेज करें। ये सब एग्जाम में हेल्प करता है कि आप अपने एग्जाम का तैयारी जो की हो और टाइम अगर कम बच गया तो कैसे प्लानिंग किया जाता है। अर्तिका शुक्ला मैम है, इतना कम टाइम में इतना अच्छा उन्होंने मैनेज किया, मतलब कि अलग लेवल पे पहुंच गई हो। बहुत कम टाइम में, 6 महीने में उसने निकाल दिया। उसका मैनेजिंग अच्छा था। आधा से ज्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हम एग्जाम में नंबर कहां से उठाएंगे, कौन छोड़ेंगे कौन नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सब बताया जा रहा है। तो लिखिएगा, तेजू खाओ मत बनिएगा, और तेजू खाओ होंगे भी तो कोई बात नहीं, फिर भी लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं इधर वाला पार्ट को, यहां तक सब हो गया होगा। तो कुल मिला के अभी तक का डिस्कशन ये हुआ है कि 1050 नंबर अपने को चाहिए आईएएस बनने के लिए। उसमें से हम लोग 745 नंबर मान लीजिए ला चुके हैं, और हमें अब चाहिए कितना? 305। तो अब हम इस ऑप्शनल को डिस्कशन कर लेते हैं। अब सुनिएगा, हिस्ट्री में आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, सुनिएगा, 2 लोग का मात्र। एक आदमी का आया है 301 और एक आदमी का आया है 305। सारा नाम है, सुनिएगा भी। तो जो कोई जो हिस्ट्री में तिस्मार खां अपने आप को समझते हैं और ऑप्शनल क्या लेना चाहते हैं। अब एक बात होता है, ये जो अभी का जो एज है ना, जब नया नया तैयारी कर रहे हो, लगता है कि हमारे अलावा सब बेकार है। मतलब जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री में आज तक किसी का नहीं आया था, आप बोलोगे हम है ना हमको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग हैं और आप पहले आदमी नहीं है जो दे रहे हैं। लाखों लोग दे चुके, लाखों लोग छोड़ चुके। जैसे विकास देवी कीर्ति सर हैं, तो विकास देवी कीर्ति सर जो हैं तो दिल्ली के, तो वो भी अपने आप को तिस्मार का समझते थे और उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऑप्शनल ले लिए सोशियोलॉजी। जानते हो कब लिए? कम वक्त क्या हुआ, उनके रूम में एक आदमी सोशियोलॉजी का किताब छोड़ के चला गया। वो जब पढ़े तो उनको इतना मजा आने लगा, कहे कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपका रूम पार्टनर जानबूझ के हरकत करता है और कमाल की बात यह हुआ कि विकास देवी कीर्ति सर सिर्फ ऑप्शनल गलत चुने तो उनका आईएएस कभी मिला ही नहीं। तो ऑप्शनल साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा, गेम चेंजर है।
अब जो लोग को लगता है नहीं हम तो खाली प्री निकाल लें तभी गांव में खुश हो जाए, लेमिनेशन करवा के दीवार पे चिपका देंगे और दहेज में मांगेंगे 10 करोड़ समझ में आ रहा है? तो भैया प्री निकाल के अगर बनना चाहते हैं तो भैया बाहर ही है, क्योंकि जिसका माइंडसेट है कि सिर्फ प्री निकाल लेंगे वो सच बात है कि कभी प्री ही नहीं निकलेगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि पहले प्री निकलेगा तब ना मेंस करेंगे, ऐसे पहले मेंस गाय करेंगे, तो जो प्री का सोच रहे हैं उनका मेंस कभी नहीं निकलेगा। और गलती से जय माता दी करके निकाल दिए, मान लो जय माता दी होता है ना कभी कभी निकल जाता है तो चिल्लाने लगता है चारों तरफ, तो फिर मेंस का क्या, मेंस का तैयारी थोड़ी ना की हो। तो तुम एग्जाम निकालने आए थे कि प्री निकालने आए थे? अगर प्री निकालने आए थे तो वहीं के रह जाएंगे। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन लेना है कि प्री निकालना है? तो यार सिलेक्शन लेना है, और जिनको सिर्फ प्री निकाल के खाली दहेज लेना है तो इधर मत आइएगा, बाहर जाइएगा। समझ में आ रही है दिमाग में? और मैं प्री का पढ़ाता भी नहीं हूँ, पहले बोल दूं, मैं प्री का कभी भी सिर्फ नहीं पढ़ाता। तो वापस आते हैं, हिस्ट्री में 2 लोग हैं आज तक जिनका रिकॉर्ड है हाईएस्ट, जिनका रिकॉर्ड है 301 से 305, सॉरी 2 लोग आज तक हैं, 301 और 305 है। मतलब अभी तक के आईएएस के इतिहास में इतना है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने तेजुखाव होंगे, और अगर आप नए तेजुखाव हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा अभी। अब दूसरा है पॉलिटी। साहब पॉलिटी का हाईएस्ट है आज तक 301, एक आदमी का है बस। तो जो लोग पॉलिटी लेना चाहते हैं मुबारक हो, जरूर लीजिएगा। और पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी नहीं होता, उसमें PSIR होता है, तो उसमें IR भी इंक्लूडेड होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो मैं आपको पढ़ाया हूं। और वो कहीं ना कहीं उससे जो आपका IR ऑप्शनल है उससे कहीं डेप्थ से ज्यादा वो IR मेरा कवर करता है वो नोट्स। तो खैर ये PSIR का कितना हाईएस्ट गया? अब सुनिएगा, कुछ लोग को ऐसा भी रहता है कि यार कुछ नहीं तो कोई नहीं ले रहा है तो हम ले लेते हैं। जैसे मोतिहारी में एक मतलब चलता है परंपरा है, LSW लेंगे, समझ में आ रहा है? काय अरे कुछ पता ही नहीं है क्या लेना है, सब ले रहा है LSW, तो हम भी LSW। अरे हाँ या ना, फॉर्म भरोगे ना तो 90% मोतिहारी के लोग LSW भर के बैठे हुए हैं। पूछेगा तेरा क्या? अच्छा LSW, अरे भाई तो भाई है। अरे समझ में, कभी नहीं निकलेगा। आगे आज थोड़ा ज्योग्राफी पे आते हैं। आज तक का हाईएस्ट है 291, आज तक का 291। तो क्या ज्योग्राफी का जो 30 मार्क खा लोग हैं उस हिसाब से आप प्रॉपर आईएएस बन पाओगे? नहीं। अगर उस हिसाब से पॉलिटी देखोगे तो बन पाओगे? नो सर। और उस हिसाब से हिस्ट्री में देख पाओगे तो चांस बहुत कम है। 305 एक आदमी का गया है। मैं ये जो बता रहा हूँ इसमें मुझे थोड़ा भी कतई आपके औकात, आपके कैपेसिटी पे कोई शक नहीं है। मैं बस आपको डिटेल फैक्ट दे रहा हूँ, जिसके चलते आया है, जिसके चलते नहीं, क्योंकि प्लानिंग जरूरी है। अब तीसरी चीज, फिलॉसफी। फिलॉसफी भी किसी को इंटरेस्ट होता है ना, आजकल तो कहावत नहीं है, एवरी पर्सन इन इंडिया इज अ डॉक्टर एंड एवरी प्लेस इन इंडिया इज अ टॉयलेट। जहां मन वहीं शुरू हो जाते हैं लोग। अब सुनिएगा, फिलॉसफी में आज तक हाईएस्ट एक आदमी का गया है 301 मिहिर पटेल, प्रॉपर गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है मिहिर पटेल साहब। सुनिएगा, तो कहने का मतलब ये कि इतना जो बताया इतना तक ठीक है, आपको लग रहा है कि आप आईएएस तो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। थोड़ा आइएगा, अब हम थोड़ा नया केस लेते हैं हिंदी का। अब सुनिएगा ध्यान से, 310 से लेकर 325 के बीच में 11 लोग। अभी सुनिएगा, और सुनने से पहले एक काम करिए, पहले ये वाला जरूर फैक्ट लिख लीजिए, क्योंकि मुझे लिखवाना है। हिंदी को छोड़ के ऊपर वाला तक पहले लिख लीजिए आप, ध्यान से जल्दी से लिखिएगा। लिख लिए सभी लोग? अब बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? चलिए समझिएगा, मैंने बोला था हिस्ट्री में आज तक का 2 ही लोग का हाईएस्ट है 301 305,
पॉलिटी में 301 है, एक हाईएस्ट इसमें और भी है 312, लेकिन ठीक है इसको अभी हम नेग्लेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि ये जो सर और सब लोगों ने जब फैक्ट मांगा था तो इन्होंने अपना मार्कशीट नहीं भेजा था, तो हम उसको कंसीडर नहीं, मतलब एक पूरा कंसीडर किया जा रहा था कि अगर आपका हाईएस्ट है तब अपना कम से कम खाली रोल नंबर और मार्कशीट भेज दीजिए, तो नहीं भेजे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 301 ज्योग्राफी में हाईएस्ट आज तक 291, फिलोसफी में 301 एक आदमी है मिहिर पटेल, और हिंदी में अब सुनिएगा 300 प्लस यानी कि 310 से 330 की बात करें तो 11 लोग का अब तक आया है। 290 से 310 9 लोग हैं, और 250 से 290 तक 7 आदमी हैं। मैं कुल मिला के अगर बात कहूं तो जोड़ के देखो 11 9 20 और 7 27। मैं कहना ये चाहता हूं इन सब में किसका प्रोपोर्शनल आपको ज्यादा लग रहा है? और एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग बोलेगा आपको पहले लिख लो तब बता देते हैं। हिंदी में लिख लो 300 प्लस 11 लोग, 290 से 310 तक 9 लोग, और 250 से 290 तक 7 लोग। मैं वापस रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करना, परेशान नहीं होना, आराम से लिख लीजिएगा। पीछे जिनको नहीं दिखेगा मैं बोल दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सभी लोग लिख लिए हैं क्या? पीछे दिख रहा है प्रकाश प्रिंस? चलिए, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा। हिंदी में 300 प्लस मतलब 11 लोग, 310 से 330 के बीच में, 290 से 310 9 लोग, और 250 से 290 7 लोग। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं कि वाई हिंदी, उसको समझने के लिए पूरा का पूरा पीछे का मैंने आपको जत्था समझाया। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी, और सिर्फ हिंदी लिटरेचर में ये नंबर है। अब पंजाबी साहित्य कोई लिया, कोई उर्दू भी लिया है, कोई इंग्लिश भी लिया है, हर लिटरेचर का नंबर हमेशा ठीक रहा है। सुनिएगा ध्यान से। अब ये बात अगर कोई नहीं पचा पाए, कुछ लोग बोलेगा कि नहीं मेरा इंटरेस्ट हिंदी में नहीं है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, तो एक बात बताओ, आपके इंटरेस्ट से आपको आईएएस बनना है कि जो जरूरी है वो करके आईएएस बनोगे? नहीं जी, हम इंटरेस्ट है तो हम फिलॉसफी, मतलब सामने वाला हिंदी लिया हुआ है और हम क्या लेंगे? फिलॉसफी। और हाईएस्ट फिलॉसफी का कितना है? 301। तो सामने वाला 147 हम लाठी से बोले इसको कपार फाड़ देंगे। और सामने वाला क्या लिखा हुआ है? सामने वाला लिया हुआ है 147, एक बार मारेगा द आप गए। तो भैया जिंदगी आपकी है, आप या तो लाठी लीजिए चाहे 147 लीजिए, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरा काम बस बताना है, ठीक है साहब? अब ये सारा का सारा डिटेल आपको हो गया, तो इस हिसाब से देखिएगा तो मुझे बताइए साफ साफ क्या क्लियर नहीं है कि हिंदी को अगर हम थोड़ा मेहनत कर दे तो काम हो जाए? आधा से ज्यादा लोग यहाँ हिंदी माध्यम के हैं, मतलब हिंदी माध्यम कहने का मतलब हिंदी मातृभाषा पूरी तरीके से। कोई फ्रेंच का नहीं है, नहीं इधर तो फ्रेंच गुयाना का तो कोई है नहीं, जर्मनी का भी नहीं है कि वहां से ही मतलब हिटलर ने भगा दिया था तो आप यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब ये, सुनिएगा प्लीज, हिंदी को जब लेते हो तो पहली बात 2 कारण से लीजिएगा। फर्स्ट, क्योंकि अंकदायी है, इसके अलावा इंटरेस्ट, आपका ग्रेजुएशन, आपका बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता, सब फालतू की बातें हैं। नंबर आता है, लीजिए कि आईएएस बनना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम आईएएस नहीं बनना, हमको पीएचडी करना है, तब तो कुछ भी लो, तब आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप आईएएस बनने आओगे पीएचडी करने, यार आईएएस बनना है ना, मतलब आप अगर एसडीएम बीपीएससी या आईएएस की मैं बात करूं तो वो बनने आओ ना कि पीएचडी। भाई पीएचडी बहुत लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं और पीएचडी करने के बाद लाइब्रेरियन का कोर्स करते हैं कि चलो कहीं लाइब्रेरियन में जॉब मिल जाएगा, समझ रहे हो? बहुत लोग हैं एग्जाम्पल। तो ये बताता है कि हम कितना ज्यादा मेहनती से पढ़े। अब वापस आइएगा, हिंदी का एक पार्टी हो गया। दूसरा, अब दूसरा फायदा, यार ये बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा। जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया है वो एक्चुअली हिंदी का सिलेबस है। अब सुनिएगा, तीसरा बात स्टैटिक है, यार इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना करंट अफेयर के साथ। सुनो, अगर पॉलिटी लिए हो ना, हर महीने में आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप अगर हिस्ट्री लिए हो तो अपडेट नहीं सही, लेकिन आपको आर्ट एंड कल्चर का उसमें फिर करना पड़ेगा, और सिलेबस इतना बड़ा है। उसके बाद आइए, ज्योग्राफी आपको अपडेट करना पड़ेगा, फिलॉसफी करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा भी तब भी आपके बहुत सारे सिलेबस बढ़ जाएंगे, और नंबर का भी रेशियो आपको दिख रहा है। हिंदी यार देखो स्टैटिक है, छोटा। स्टैटिक मतलब क्या? अपडेट ही नहीं करना। आप एक बार पढ़ लिए, अगले साल बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा नंबर से आप रह गए तो आप अगले साल फिर से पॉलिटी का अगर लिए रहोगे तो पूरा नोट्स बनाओगे। पूरा अपडेट करना पड़ेगा ना आपको, हिंदी का करना पड़ेगा नहीं। यार कबीर बोल के गए
कि मीठी वाणी बोलिए मन का आप खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल। तो गए कबीर भी गए, कबीर गए, लेकिन ये तो छोड़ के गए और हमें यही पढ़ना है, तो इसमें हम क्या अपडेट करेंगे? इसके बाद क्या बोलेंगे मीठी वाणी को? भैया वो सब तो नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक तो सिलेबस स्टैटिक है, और दूसरा एक कमाल का फायदा बताता हूँ, इसमें आंसर्स बहुत डायनेमिक है। जैसे मैथ का आंसर में अगर आपको 1 आया है तो सबको 1 आना चाहिए, अरे हाँ है ना? लेकिन हिंदी में कोई आंसर एक जैसा होता ही नहीं है। तो जिसकी अपनी जो राय निकली, जो जितना गहरा पढ़ाई किया है उसका रिजल्ट आया, क्योंकि कोई भी आंसर कुछ भी लिखे कोई फर्क, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत। अरे समझ में आ रहा बात? तो 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये आपको मार्क्स से रिकॉर्ड आपके सामने है। दूसरा, सबसे पहले क्या मैंने लिखा? स्टैटिक है, आपको सिलेबस बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, सिलेबस काफी छोटा है। और चौथा, यार आप लोग तो बचपन से हिंदी लिखते आ रहे हो ना, बोलते आ रहे हो, हाँ है ना? तो आपको हिंदी लिखने, अगर मैं अभी एक टॉपिक दूं, गाय पे लिखो, मतलब तो आप अगर गाय के बारे में नहीं जानते हो फिर भी क्या आप हिंदी में नहीं लिख सकते क्या? यार इतने भी तो नहीं है सब। इसमें से कितने लोग हैं जो हिंदी प्रॉपर, मतलब अच्छे से जो लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, ठीक? और हिंदी लिख सकते हैं। उसके बाद अब एक दूसरा टॉपिक आ रहा है, अशुद्धियां ज्यादा नहीं हो, मतलब जिसमें अशुद्धि ज्यादा नहीं हो। देखो 10 में से 10 वर्ड में से 1-2 भी गलत है तो कोई बात नहीं, 10 में से 1-2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताइएगा कि हिंदी जो लिखते हैं अच्छे से, मैं कोई टॉपिक दूं और आराम से लिख सकते हैं। अब हाथ उठाइए, ठीक? अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो पार्ट है पूरा, पहले लिख लीजिएगा स्टैटिक, अब लिख लीजिए स्मॉल सिलेबस, और लास्ट लिखिएगा आंसर्स हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए यार कि उत्तर आप खुद अपने हिसाब से लिखो। मैथ में रहेगा तो वहां लिखना पड़ेगा, तो उत्तर यानी कि आंसर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आपको लिखना पड़ेगा, आंसर्स अपने हिसाब से। अभी तक कोई प्रॉब्लम है जहां तक मैंने बताया है, या किसी को बोर हो रहे हो, किसी को नींद आ रही हो, कुछ भी, तो पहले ही बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा आएंगे इस वाले पार्ट पे। तो हिंदी के भैया बहुत सारे आपको फायदे यहां दिख रहे हैं। अब एक नया फायदा और आने वाला है। बीपीएससी में ऑप्शनल मैंने कितना लिखवाया था? 300 का। यूपीएससी में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250-250 के, तो 250 मिला के हो गया 500। बीपीएससी में एक ही होते हैं 300 के, ठीक है? अब सुनिएगा, यहां तक जो पहले बताया हूं इसको मैं एक थोड़ा सा रफ स्केल पे बता देता हूं ताकि फिर आगे बढ़ाना इजी होगा। मैंने पहला बात बताया, आईएएस बनने के लिए कितना नंबर चाहिए? रिपीट करिएगा, 1050। आप 745 लाए, ऑप्शनल में आपको लाने के लिए 305 कम से कम चाहिए। मैंने उसके बाद पूरा डेटा दिया, हिंदी का आपके पास डेटा है, सब कुछ अवेलेबल मैंने दिया। उसके बाद मैंने ये बोला कि हिंदी स्टैटिक है, सिलेबस स्मॉल है, प्लस आप हिंदी शुरू से पढ़ते बोलते आए हैं। उसके बाद आप उत्तर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक? अब आगे आते हैं, बीपीएससी की बातें कर लेते हैं। बीपीएससी में ऑप्शन कितने का है? 300। बीपीएससी में 100 नंबर का हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो जो लोग इंग्लिश आदमी है ना, जो इंग्लिश अपने आप को समझ रहे इंग्लिश मैन, क्योंकि सीबीएसई से पढ़े हैं, सीबीएसई से पढ़ना इंग्लिश मैन नहीं होता। तो इंग्लिश में जो सीबीएसई से पढ़े थोड़ा सा वो नहीं होते, अरे हम सीबीएसई से हैं, जैसे सीबीएसई वाले थोड़ा अलग टसन में रहते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, वो अलग बात है। मैं भी सीबीएसई का हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई पता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन देखे हैं लोगों को, सीबीएसई वाले का थोड़ा फैशन चलता है, नो लिपस्टिक, ये समझ में आ रहा है? और उसके बाद हेयर स्टाइल, सारा कुछ चलता है। भैया इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ भी लो, पढ़ने के साथ अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, हाँ है ना? और बिहार बोर्ड वाले को खूब बोलते हैं वो लोग, ए तुम लोग सरकारी स्कूल से खिचड़ी भात, बिहार बोर्ड कहते हैं यार अजीब बात है ये। मतलब हमेशा बिहार बोर्ड वाला देखना है, अगर बिहार बोर्ड का आदमी अगर आप एग्री करेंगे तो, जैसे किसी सीबीएसई के बच्चे से मिला तो बिहार बोर्ड वाला थोड़ा कम बोलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बताया, उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी होगा कि इससे नहीं बेटा ये पढ़ा लिखा है। और सीबीएसई वाला पहले इतना भौकाल फैला देगा अब आई डोंट लाइक दैट, इतना बिहार बोर्ड वाला ऐसे ही उड़ रहे चारों, तो बोले इससे बेटा हमसे ना हो पाएगा, इससे बच के रहो। लेकिन भैया सुनिएगा, कमाल की बात यह है कि जिनका हिंदी और जिनका इंग्लिश सबसे खराब था, जो जैसे सुरभि गौतम मैम हो, चाहे गंगा सिंह हो जो प्रॉपर आईएएस बने, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे निशांत जैन हो, मतलब कोई हो, चाहे गोविंद जायसवाल हो,
हर कोई बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल देहाती गांव से निकले जहां इंग्लिश का एक एक रत्ती भी कुछ पता नहीं था। सुरभि गौतम मैम मध्य प्रदेश इंदौर के ऐसे गांव में थी जहां इंग्लिश का दूर दूर तक कुछ नहीं था। बेचारे गई और केमिकल इंजीनियरिंग करने गई, वहां सिर्फ इंग्लिश था। और कमाल की बात यह है कि इंग्लिश में रैंक 1, सॉरी पूरे इंजीनियरिंग में टॉपर रही और गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो हिंदी वाले ही निकल के जाते हैं। और मैं पहले बता चुका हूं, मुझे मेहनती चाहिए, टैलेंटेड नहीं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हिंदी में हैं, गरीब हैं, अमीर है, कुछ नहीं, मेहनती आप हैं, स्वागत है। मेहनती रखिएगा। यही लोग जड़े, राजेंद्र प्रसाद कोई बचपन से नहीं जन्म लिए तो वो भी बड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ा, अब्दुल कलाम सब नीचे स्तर से निकल के उतने बड़े बने। अरे यस और नो? तो जब वो कर सकते तो आप नहीं कर सकते क्या? आप लोग ज्यादा हार अपने कमिटमेंट और फॉर्मेलिटी को मान लेते हैं, आधा से ज्यादा लोग सोसाइटी की वजह से। 90% तो ये लोग इसलिए मर जाते हैं आईएएस का पेपर देने से पहले कि उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईएएस का सिलेबस ज्यादा और फी भी ज्यादा है। तो पैसा बचाने के चक्कर में वो जिंदगी में कभी ट्राई नहीं करते भैया। और दिल्ली जाने की तो बात दूर है, खैर। तो ये काम नहीं करिएगा, समाज को मत थोपने दीजिएगा। अब आते हैं 300। मैंने बोला क्वालिफाइंग पेपर बीपीएससी का 100 नंबर का कंपलसरी है, जिसमें आपको हिंदी में पास करना ही होगा। तो आप हिंदी से जो चाहते हैं कि बचना, तो नहीं बच सकते आप यार। बोलते हिंदी में हो, लिखते हिंदी में हो, और बचना चाहे तो हिंदी से। मतलब तो वही बात होगी, मम्मी ने पाला, मम्मी ने सजोया, और बोलना चाह रहे हो कि मम्मी बस ना आप देखे हमको। तो हिंदी क्वालिफाइंग पेपर 100 नंबर का है, तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका नंबर आपके मार्क्स में ऐड नहीं होगा, लेकिन आप नहीं क्वालिफाई करेंगे, पहले चेक इसी का होता है। जो एक क्वालिफाई करेगा उसी का कॉपी आगे चेक होता है, नहीं तो यहीं पे खत्म। आप क्वालिफाई नहीं किए, आपका कोई जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साहब, अब जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट होगा कि हिंदी नहीं पढ़े या क्यों पढ़े, तो एक अच्छा फैक्टर आपके पास है जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या मतलब, जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। अब सुनिएगा, अब ये 100 नंबर का है, तो ये 100 नंबर आराम से निकाला जा सकता है अगर हम पढ़ाएं तो। ठीक है? बट ये सुनिएगा, इस 100 नंबर के कैसे क्या करना है, ये सारा कुछ डिटेल अपन बताएंगे। ये करना ही आपको पड़ेगा, इतना टफ भी नहीं होता है। अब आप लोग में से एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा। इसके बाद हिंदी का सबका, आपने अभी सब हाथ खड़े किए थे कि अपने को हिंदी लिखने आता है। मैं 3 वर्ड दे रहा हूं, तीनों वर्ड अभी लिखेंगे अपने अपने कॉपी पे। ठीक है? पहला वर्ड है, आपको बताना है कि वो सही है गलत है। ठीक है? और कोई फुसुर फुसुर नहीं करेगा, सब एक भी किसी का बगल का आवाज नहीं आना चाहिए। आप खुद अपना उस नोटबुक पर देख के मुझे सही या गलत बताएंगे। ठीक है? तो पहले लिखिए उज्जवल, जल्दी से उज्जवल। और कोई ना चेपेगा ना कोई कुछ बोलेगा, बस लिख के अपने पास रखिएगा, मेरे को मत दिखाइएगा। इधर मैं लिख दूंगा, उज्जवल लिख लिए। अब लिखिए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अरे अतिशयोक्ति बात बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अतिशयोक्ति, सुनो सुनो, भगवान ने 2 कान दिया है ज्यादा सुनने के लिए, मुंह एक ही दिया है कम बोलने के लिए। अतिशयोक्ति लिख लिए। अब श्रृंगार लिखिए, श्रृंगार। कितना मजा आ रहा है, सोच के देख रहे हो? आईएएस बनने का सबसे ब्यूटी ये है, जो लोग नहीं तैयारी करना चाहते हैं, बोला ना कि वहां दिल्ली में बाजीराव एंड रमी में 40-42 साल के लोग, 45-55 साल के लोग तैयारी करने आते थे, सिर्फ इसलिए नहीं आईएएस बनने है। सिलेबस इतना अच्छा है कि जो इंसान आप इस प्रोसेस में बन जाओगे ना, कहीं पे जाओ धूम मचा दोगे किसी भी फील्ड में। आईएएस का बस यही फायदा है। इसीलिए आईएएस ऑफिसर का जो सिर्फ मेंस क्वालिफाई किया उसको कंपनी का सीईओ बनाया जाता है डायरेक्ट। जो मेंस अगर क्वालिफाई किया, जो इंटरव्यू से अगर आया, तो आप लोग सोचते हो आईएएस नहीं हुआ तो क्या, तो आपको पता नहीं है, हर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आईएएस का जो प्री और मेंस निकाला है उसको हायर करती है। अगर प्री आपने 2 बार 3 बार निकाला है तो आपको अलग, मेंस अगर आपने 1 बार भी निकाला है तो आपको अलग, और इंटरव्यू से निकाला है तो आपको अलग। वो पोस्ट लोग हायर करती हैं जहां करोड़ों के पैकेज और सारी चीजें होती हैं। उनको पता होता है कि आईएएस की तैयारी में क्या होता है। अब सब लोग लिख लिए होंगे। अब वहीं से पीछे से एक बार दिखाते जाएंगे। प्रिंस आप दिखाइएगा, दिख जाएगा मुझे, मेरी आंखें नाके कान बहुत तेज हैं। चलिए ठीक। प्रकाश ठीक है। मुकेश जी आप दिखाइए। हाँ नहीं कोई भी, अभी बता देता हूं मैं। ठीक, आप दिखाइए। राजन आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए। पूजा आप दिखाइए।
आप दिखाइए, आप दिखाइए। हाँ दिखाइए दिखाइए, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक, आप दिखाइए अरुण। गुड। अब बच्चे कौन, हाँ साले आप दिखाइए। ओके दिखाइए। आप दिखाइए, दिखाइए, आप दिखाइए, दिखाइए। चलिए ठीक है, देखिए जितने लोग लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अभी आपको ना मैं एक बात बताता हूँ सही गलत की तो बात की बात है, बट आपको अभी थोड़ा सा महसूस ऐसा हो रहा हो कि हम हिंदी इतना पढ़े हैं, थोड़ा सा माइंड में आपके कंफ्यूजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ईमानदारी से बोलना। इन तीनों शब्द में कंफ्यूजन चलेगा ही चलेगा, जबकि कमाल की बात यह है कि आप हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बोलने पहला बहुत भी पापा हिंदी में ही बोले थे, इंग्लिश में थोड़ी ना बोले थे, मतलब बचपन से आप बोलते आ रहे हो, फिर भी कंफ्यूजन है। तो सुन लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। उज्जवल जिनका इस ढंग से लिखा हुआ है, मैंने देख लिया, वैसे उनका सही है, दोनों ज आधा होना चाहिए। आप सुनिएगा, कोई आह ऊ नहीं करेगा, चू चा कुछ नहीं, बस अपना देखिएगा, सुनिएगा। तो अपने जहां पे लिखे हैं उसको कोई अब ऐसे नहीं बदल लेगा, ऐसे हटा नहीं देगा, पेन से लिखे हैं तो मैं देख लिया, और मैं एक बार स्कैन, यकीन मानना ट्रेनिंग वैसे हुई है, स्कैन एक बार करना काफी है। अब सुनिएगा, जिनका गलत है क्रॉस काट लीजिएगा, प्यार से काट लिया, बहुत बढ़िया। दूसरा वर्ड अतिशयोक्ति बोला था मैंने, अब इसमें पूरा सा बहुत लोगों का नहीं होगा, तो जिनका ऐसा होगा उस पर सही मान लीजिएगा। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना पहले सही कर लीजिए। कर लिए? अरे कर लिए नहीं कर लिए? मैंने नंबर वाला सब बताया था आपको, नंबर वाला, अरे नंबर वाला सब, मतलब जो मार्क्स वाला मैंने बताया था, सब लिख लिए थे ना, कोई छोड़ा नहीं था ना। कोई ऐसा सोच रहा हो जो नहीं हमको सब पता है हम नहीं लिखे, तो वो भी लिख लेना। और तीसरा क्या बोला था? अब देखो श्रृंगार, कुछ लोग जो लिखे हैं ऐसे, ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा सुनिएगा, ऐसे लिखे हुए हैं ना। अब एक आपको कमाल की बात समझ, पहले काट लीजिए, प्यार से काट लीजिए, काट लिए। और कुछ लोग यहाँ पे कमाल की बात ऐसे भी लगाए होंगे, चंद्र बिंदु कुछ लोग भी लगाए होंगे, चंदा मामा से थोड़ा ज्यादा प्यार है, ठीक है लगाए होंगे, झूठ मत बोलिएगा, देखे हैं तो बिंदी से थोड़ा प्यार होता है, ठीक है तो हम लोग क्या है, भारत के वासी है ना। सुनिएगा, अब थोड़ा इधर, आप लोग अब घबरा तो नहीं गए तीनों वर्ड से? अरे गिनती के ऐसे मात्र 5-10 ही वर्ड है, तो घबराइए मत कि हमारा क्या होगा। मात्र 5 से 10 वर्ड ऐसे हैं पूरे हिंदी में जहां पे आपको कंफ्यूजन हमेशा होगा। अरे समझ में, तो ये मैंने बस आपको थोड़ा सा मजा देने के लिए किया है। बाकी सुनिएगा, आप समझिएगा। आज तक आपने श्रृंगार लिखा है, लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगा, सुनिएगा, ये जो है ना, ये है सा, ये क्या है आप समझिएगा। यार कंपनी का ना अलग ही होता है, कंपनी का रिचार्ज जब आपका खत्म हो जाए तो आपसे ज्यादा चिंता कंपनी को हो जाता है आपको नहीं है इस बात की चिंता, लेकिन उस हरामखोर को चिंता हो जाता है। खैर देखिएगा, जैसे आप भ लिखते हैं ना, भ लिखे, अगर भ्री लिखना है तो ऐसे देंगे, अरे देंगे ना। अब भ्रम लिखना है तो भ ऐसे देंगे, तो स पे अगर ऐसे दें तो क्या होगा, स्र, क्या हुआ, मैंने बोला श्रृंगार, क्या बोला। अब समझिएगा, इसमें ये जो वर्ड आ रहा है ना बोलने का, अब जैसे 2-3 बातें आराम से समझिएगा। अब उधर का आप छोड़ दीजिए गलत सही, अब आप थोड़ा सा मुझे लिख के बताइए, गंभीर, पहले लिखिए, इसका मैं आऊंगा, पहले गंभीर लिखिए क्योंकि मुझे कुछ बताना है गंभीर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लिए गंभीर। अरे लिख लिए, नहीं लिख लिए, चलिए सुनिएगा इधर। अब बगल वाला बोल रहा होगा तेरा क्या
आसपास में चल रहा होगा। क्या लिखा भाई अब? अरे सुनिएगा, थोड़ा अपने पे रखिएगा, क्योंकि अब सब आपस में डिस्कशन करने लगेंगे। अरे हिंदी लेने पे पछतावा नहीं हो रहा है ना? नहीं होगा, हम यहाँ हैं। और गिनती के 5-10 सुनिएगा। अब इस स्र हो गया, लेकिन मैं बोला है श्रृंगार। आप सोच के देखो, स्र में फिर ये लगा रहे हो, आप क्या, आपको लग रहा है कि सही है? ये नहीं है। आपको लिखना था श्रृंगार ऐसे, मतलब स री, जैसे भ री भ्री हुआ, तो उसी तरीके से स और री और ऊपर अंग और फिर गार। तो अब पहले अपना सही कर लीजिए जल्दी से। ये जो है स्र मत दीजिएगा, पहले सुनिएगा आराम से, पहले लिख लीजिए। अभी कुछ मत बोलिएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत मजेदार चीज बताना है। आज तक ईमानदारी से बताना, किसको ही पता था कि इतना सिर्फ स होता है? पता था? बहुत बढ़िया। तो जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बताए। पहले श्रृंगार लिख लिए। तो श्रृंगार जो चंद्र बिंदु लगाए थे ना, तो साहब चंदा मामा को थोड़ा साइड हटाइएगा और सुनिएगा, इधर आपस में डिस्कशन मत करिएगा। और ये जो श्र है, श्र के बाद श्री, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि श्री जब लिखना होता है तो आप ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। वो श्री अलग है और ये श्रृंगार अलग है। ये कैसे है, क्या है, सब डिस्कशन करेंगे मजे से, चिंता मत करिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए 3 वर्ड था। उज्जवल समझ में आया? अतिशयोक्ति सही हो गया। अतिशयोक्ति का सीधा होता है अतिशय प्लस युक्ति। श्रृंगार ये बस हटा देना है आपको, बाकी चंद्र बिंदु भी हटा दीजिएगा। ये वाला पार्ट सही हो गया। अब सुनिएगा, एक नियम होता है पंचमा अक्षर, ये सब बता रहे। अब मैं यहां से जो बता रहा हूं उस सिलेबस का पार्ट आपको मजे मजे में बताते जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पंचमा अक्षर एक नियम होता है हिंदी में। तो हिंदी में मैंने गंभीर शब्द लिख लिया है ना, अब लिखिए गंदा। गंदा मतलब गंदा, सीधा गंदा मतलब गंदा। अश्वगंधा नहीं, गंदा। पहला वर्ड मैंने बोला गंभीर, दूसरा वर्ड मैंने बोला गंदा, और तीसरा वर्ड लिखिएगा एक और चीज। तीसरा वर्ड क्या बोल दूं? तीसरा वर्ड कुछ नहीं, 2 ही रखिए। तो क्या लिखे? पहला, दूसरा गंदा। तो गंभीर कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे, कुछ लोग शायद आधा म भी दिए होंगे, और गंदा भी कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे, और कुछ लोग आधा न भी दिए होंगे। मतलब कि गंभीर और कुछ लोग गंदा। अब लिखिएगा जरा गद्य। हाँ, जैसे होता है ना, कहानी को क्या बोलते हैं? गद्य। गद्य। तो लिखिए गद्य और पद्य। लिख लिए? ठीक। तो पहले मैंने एक वर्ड बोला था अभी, यहां तक सब। अरे पक्का बोर नहीं हो रहा ना यार? अरे सब लोग पीछे मत होना, हो भी रहोगे तो क्या ही होगा, क्लास करना है। पहले मैंने बोला है पंचमा अक्षर। क्या बोला है? सुनिएगा प्लीज, इसको आप समझिएगा। यहां से हिंदी का जो पंचमाक्षर नियम है उसका मीनिंग ये है, सुनिएगा। जैसे आपने लिखा है गंदा, पहले मैं आता हूं गंभीर पे। क्या आता हूं? गंभीर। तो जिस वर्ण के ऊपर बिंदु है, सुनिएगा, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी है, तो किसके ऊपर है? ग के ऊपर। उसका अगर आप जाओगे तो समझना ध्यान से, उसके बाद क्या है? भ। तो जिसके ऊपर बिंदी, उसके बाद जो वर्ण है क्या है? भ। उसमें का जो लास्ट होगा, मतलब भ किसमें आएगा? प फ ब भ म। अरे क ख ग याद है कि नहीं याद है? याद है ना? तो सुनो ध्यान से, क वर्ग, उसके बाद क्या होता है? ट वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट, उसके बाद त, उसके बाद प। तो सुनिए, ह कौन बोल रहा है? एक याद रखिएगा, कचोटता प्यार। सुनिएगा, देखिए, क वर्ग, च, उसके बाद क्या? ट ना, उसके बाद तो कचोटता प्यार। ये दिमाग में रखिएगा, कहीं कि इस पर भी आगे आएगा, तो लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। कचोटता प्यार, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है। और प्यार से तो पता ही है, प वर्ग। अब सुनिएगा, इधर रुकिएगा। अरे मजा आ रहा है क्या? सुनना। तो मैंने बोला गंभीर, यानी कि जिस वर्ण के ऊपर बिंदी है उसके बाद कौन सा है? भ। तो भ का उ वर्ग देखो, तो भ किस में आएगा? प फ ब में।
फा फा बा भा मा, 1 2 3 4 5। तो गा के ऊपर जो बिंदी है उसमें प्रोनाउंसिएशन क्या रहा है? म का। क्या रहा है? गंभीर। गंभीर आ रहा है समझ में? अब उस हिसाब से जरा गंदा का देखो, बिंदी के बाद क्या है? द। अरे क्या है? साथ में बोलो। द कौन से वर्ग का है? ता था द ध न। तो गंदा। यहां बिंदी का मीनिंग ना आ गया कि नहीं आ गया? और वहां बिंदी का मीनिंग क्या है? मां। इसी को बोलते हैं पंचमा अक्षर नियम। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप सोचो, एक बिंदी के न हो गया और एक बिंदी का म हो गया, तो कुछ ना कुछ तो रूल से हुआ होगा। हम लोग तो आज तक ये रूल सोचते ही नहीं, हम लोग सीधा सोचते हैं गंदा ऊपर बिंदी दा, गमछा तो बिंदी दा है ना। बट उस बिंदी का रियल मीनिंग क्या है आज तक जान रहे थे क्या? अब इसमें से कोई हाथ मत खड़े कर देना, नहीं तो मैं भी मारूंगा। ठीक है ठीक है, सुनिएगा। जिसको अब दिमाग में एक बात को रखिएगा, पहले ये वाला जो बात बताया सबको समझ में आया? एक साथ बोलेगा यस और नो। ऐसा कोई अभी तक जितना बताया हो जिसको समझ में ना आया हो तो हाथ खड़े करिए, मैं 1000 बार बताऊंगा। यार ये ना, ठीक है। तो हिंदी का पंचमाक्षर नियम पता चला आपको? पता है, मजे मजे में आपको पता नहीं है, बट एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा तो आपका लगभग फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। अरे यार रुको 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 रुको, इसको कुछ हेलो भैया, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लास में हूँ, ठीक है? आप पापा जी से एक बार बात कर लीजिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे, ठीक है? मैं नंबर क्लास में हूँ भैया, आप लिख लीजिए 94 723 95 854। सॉरी, सुनिएगा, आइए। अच्छा, मैंने ट्रांसलेशन का जो आप लोगों को दिया था, एक लिंक भेजा था ट्रांसलेट करने का, कौन कौन डाउनलोड कर लिए हैं? चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सुनिएगा इधर, अभी तक हम लोग पंचमाक्षर तक आ चुके हैं। अब मैंने एक और वर्ड दो बोला था, गद्य और पद्य, लिख लिए हैं? अब जरा ना आप दिखाइएगा मुझे वहीं से, ठीक है? आप दिखाइए राजन, बढ़िया। गदादा जी आप दिखाइए, और प्रिंस पीछे से दिखाइए। हाँ दिखेगा, सब दिखेगा। हाँ नीचे ना, अच्छा ठीक है। कौन दिखाएगा? जैसे दिखाइए आप। चलिए सुनिएगा। हाँ दिखा दीजिए। हाँ बढ़िया यार, इसमें मतलब जरूर लिखे होंगे कुछ लोग, ऐसे लिखे होंगे। पहले पंचमाक्षर नियम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लिख लेना। अब यहाँ समझ लो, कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे, पहले देख लीजिए, जिनका मैं देख रहा हूँ बस। कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग नहीं लिखे, मैंने बोला कुछ लोग, तो ये भैया गद। तो आप हिंदी में देखिएगा, और कमाल की बात है आज तक सब लिखते आए हैं, तो हंसिएगा नहीं, अपने आप पे हंसिएगा और मजे लीजिएगा अपने आप पे हंस के, कि हम जो हिंदी पढ़ रहे थे तो आज तक गद्य को गध बोल रहे थे। अब सुनिएगा, आपने लिखा हम हिंदी साहित्य का गध पढ़ रहे हैं, अब हम हिंदी साहित्य का पद पढ़ रहे हैं, तो पद भी ऐसे लिखा होगा। अब सुनिएगा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमको अंडर एस्टिमेट कर दिया आप। हम ऐसे लिखे हैं भाई, आप हम पे भी तो आइए। कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे, कुछ लोग बोले हम, सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे दिए होंगे तो यहाँ पे ऐसे कर दिए, और कुछ लोग ऐसे लिखे होंगे। सुनिएगा, अरे मैंने बोला नहीं लिखे हो तो क्या टेंशन ले रहे हो। और कुछ लोग और होते हैं वो ऐसे लिखेंगे,
सुनिएगा, मतलब मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं। अब देखो, अब आप कौन सी कैटेगरी में हो आप जानिए। हमने जिसका देखा है, सुनिए ध्यान से, आज तक ईमानदारी से बोल रहा हूं, ज्यादातर लोग, आप हो नहीं हो मैं नहीं बोल रहा, यही लिखते आए हैं। यस और नो? ज्यादातर लोग को आप देखा होंगे तो, और ज्यादातर लोग में भी यही लिखते आएंगे। अब सुनिएगा जरा, ये इतना बड़ा मिस्टेक है कि हिंदी ऑप्शनल का जब आप कॉपी चेक करेगा ना जो एग्जामिनर, वो चेक करते समय साहब माथा पीटेगा और वो कसम से इतना गाली देगा कि हिंदी को इसने ना ऐसी की तैसी करके रखी है, मत करिएगा। अब क्या करना है सुनिएगा। देखिए आप प्रोनाउंसिएशन पे आप देखना, अब मैं बता रहा हूं तो आप सुन लो। मैंने बोला गद्य, उसको गद्य बोलते हैं, गध नहीं। ध अलग है, धातु ये अलग आ रहा है। मैंने बोला गद्य, ये अलग आ रहा है, इसमें पूरा धा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसको लिखने का सुनिएगा एक तरीका, ये जो है ये तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका उतना लंबा लिखने से बचने के लिए आप एक लाइन ऐसे खींचिए और ऐसे लिखिए। तो ये क्यों? इसके पीछे भी नियम है। नियम ये है क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है उसमें द का ये वाला आ रहा है, द के साथ य का, द के साथ क्या आ रहा है? य। तो इसके बाद से क्या गध लिखिएगा, और उसी तरीके से पद लिखना है तो क्या ऐसे करके खींचिए और ऐसे लिखिए। अरे समझ आ रहा है? ईमानदारी से बताना आज तक कितने का सही है कितने का नहीं है, अपने पे सोचना, ठीक है? और सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं गद्य और इसको बोलते हैं पद्य। तो ये दिमाग में रखिएगा, गध नहीं है, नहीं तो लिखेगा हिंदी साहित्य का हम गध पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब मैंने आज आपको कुछ सीखने को कुछ मिला है, समझिएगा। कल मैंने कहानी पढ़ने के लिए दिया था, कितने लोग पढ़े? ईद वाला भी पढ़े और बुढ़िया। ठीक है, जो दोनों पढ़े हैं वो हाथ खड़े करिए, दोनों दोनों। एक पढ़े हैं, जो बूढ़ी काकी पढ़े हैं, बूढ़ी काकी, सब बूढ़ी काकी जो पढ़े हैं हाथ खड़े करिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं, थोड़ा सा ये वाला पार्ट पहले हो गया। अब हिंदी का साहित्य जो मैंने आपको जो उसमें दिया है ना, उसके सिलेबस के डिस्कशन हम कर लेंगे, बट अभी चिंता मत करिएगा। अब मुझे एक बात बताना, इस विचार से दो तीन बातें समझ के, हिंदी का सिलेबस यार बहुत छोटा है, आराम से 2 से 2.5 महीने में बहुत बढ़िया से कवर होता है। और एक बार कवर कर लिए, एक बार ले लिया, पढ़ लो एक बार, उसके बाद आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, और मेरे पढ़ाने के बाद तो और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे ही हर सिलेबस को आपको मतलब 3 से 5 बार तो क्लास में रिपीट करवाता हूँ। यस और नो? जो लोग पढ़े हैं तो आप एक बात को दिमाग में रखिएगा, बाकी साहब मर्जी आपकी है, लेकिन हाँ मैं बोलूंगा कि नहीं यार, सामने वाला AK-47 लेकर आया है तो आप भी AK-47 लेकर जाइए, नहीं तो वहां पे तिस्मार खा बैठे और आप बोलेंगे नहीं हम लाठिए लेके जाएंगे। तो वही बात है, IAS बनने चले थे और बाद में ग्रुप D पे आए और मार रहे पड़ता। देखिए रेलवे वाले केस करे कुछ करे, बट हम पे वो रेलवे मैं ज्यादातर बोलता हूँ, लेकिन भाई बिना रेलवे के तो काम हो नहीं सकता, तो विथ रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरा ये भी बोल रहा हूँ, सोच हमेशा हाई रखिए, भले ही गिरिए पढ़िए। और मैंने बोला ना, 1 साल IAS का सिलेबस बढ़िया से पढ़ लेना, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मेरा मतलब दावा है। और 1 साल मतलब 1 साल। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, कल की कहानी पढ़ी बूढ़ी काकी, कितनों को अच्छा लगा? यस और नो? अब मैं एक बात बताता हूं, सुनते जाइएगा, मैं उसी पे अब आऊंगा, अब उसी को सिलेबस से कनेक्ट करूंगा। पहली बात 2 पार्ट है उसमें, ठीक है ना? अब 2 पार्ट है, कोई बात नहीं, 2 पार्ट है। देखिए एक है पद्य वाला पार्ट और एक है गद्य वाला पार्ट, ठीक? तो जो पद्य वाला पार्ट है और जो गद्य वाला पार्ट है, हम लोग पहले गद्य को पाठ पढ़ते हैं। अब गद्य में 2 तरीके का होता है, सुनिएगा। आप कथा सुने होंगे, कथा और कहानी। तो आधा से ज्यादा लोगों को लगता है कथा कहानी सेम ही तो बोल रहा है। कथा और कहानी में बहुत फर्क है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक? अब सुनिएगा, इसको IR से कैसे कनेक्ट किया जाता है हिंदी साहित्य को जरा समझ लीजिएगा। तो पहले हम लोग गद्य का पूरा पाठ पढ़ेंगे, पूरा गद्य पढ़ने के बाद फिर हम लोग अंतिम में पद्य पढ़ेंगे, और फिर इसमें एक और लेखन शैली होता है जिसमें निबंध वाला पार्ट, वो उसके बाद आराम से वो कवर हो जाता है, ठीक? तो अभी आराम से इस बात को समझिएगा, जो गद्य वाला पार्ट है उस गद्य में 2 तरीके का दिमाग में रखिएगा, कथा और कहानी। तो कथा और कहानी में हम लोग, कथा मतलब देखिए क्या होता है,
पहले समय और अभी के समय में क्या फर्क है। कथा जैसे होता है, आप कौन से लोग इसमें जो पंचतंत्र पढ़े हैं या किताब का नाम सुने हैं? सुने हैं? विष्णु शर्मा पंचतंत्र का नाम सुने? देखो सुनिएगा, पंचतंत्र, उसके बाद और भी सारे हैं, बट आप इस बात को पहले समझिएगा। ये सब सुन रहे हो ना? कथा जो होता है उसमें ना दादा जो लोग सुनाते हैं, जैसे सुनाएंगे और बाद में बोलेंगे बेटा क्या सीखने को मिला और बच्चा भी सुन रहा हो तो कहता है हरामखोर, बिना पूछे मानेगा नहीं कि लास्ट में, मतलब लास्ट में सीखने को क्या, इससे क्या शिक्षा मिला बेटा, और बेटा भी सोच रहा है नहीं बताएंगे तो छोड़ेगा नहीं। अब मान लो बोला, जैसे दादाजी बोले एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी अब बच्चा ना लास्ट में जब पूछेगा, गार्जियन पूछे क्या सीखे, तो बोलेगा एक राजा था जिसकी 2 रानी थी तो हम भी रखेंगे 2 रानी अब सुनिएगा, अब जैसे ही बोलेगा दादाजी बोलेंगे हट बुर्बक, क्योंकि वो थोपना चाहते हैं कि नहीं ये गलत है। क्या है ये? तो आप शिक्षा यहाँ दे रहे हो, थोप रहे हो, संस्कार दे रहे हो कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ये करना। और भाई बच्चे के दिमाग में तो यही बैठा हुआ है कि 2 रानियां थी अब वो क्या सोच रहा है, कहानी गया तेल लेने, 2 रानी थी दिमाग में रखा है समझिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब कथा का बात हो तो वहां पे आपको क्या शिक्षा मिला, ये इस पे बहुत, और गार्जियन लोग बोल रहे होते बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बेटा बोलेगा जी, उधर जाएगा तो वो थोप रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए। लेकिन कहानी क्या होता है देखिएगा, कहानी होता है जो आपको बूढ़ी काकी मैंने पढ़वाया तो हृदय परिवर्तन हो गया आपका 5 मिनट के लिए। अरे ऐसा कोई पत्थर दिल भी है क्या जो उस कहानी को पढ़ने के बाद जिसका दिल नहीं पड़ा? साहित्य में सबसे कमाल की बात होती है कि जब कोई आदमी पढ़ता है तो जो पहले था उससे काफी अलग हो जाता है पढ़ने के बाद, इसी को साहित्य बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ आ रही है? उस कहानी ने क्या किया, उसमें किसी ने आपको शिक्षा नहीं पूछा, किसी ने थोपा भी नहीं कि बेटा तुमने क्या, कहानी के माध्यम से आपका मन को ऐसा बदल दिया गया कि खुद आप अच्छे हो गए और समाज को अपने आप अच्छा कर दिए। तो यहाँ गार्जियन या यहाँ दादा मामा फूफा को थोपने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहानी का ये फायदा है। अब आपको एक बात बताता हूं, कहानी की उत्पत्ति हुई थी, सुनिएगा, कथा भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन कहानी की उत्पत्ति बाद में हुई। बाद में हुई क्यों? इंडिया में बाद में हुई। आयर पढ़ाया था मैंने क्या बोला था कि चर्च जो था, सुनिएगा, वो क्या अपनी अपनी बातें थोपता था, जैसा है वैसा बोला था मैंने। लोग परेशान हो चुके थे। सुनो, चर्च जो बाइबल है ना, जो चर्च बाइबल के प्रथम अध्याय, मैंने बोला मैं बाइबल, कुरान और रामायण सब पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, और उस कहानी भी है। बाइबल के फर्स्ट अध्याय में लिखा है, सुनिएगा, कि 2 भगवान ने एक इंसान को जन्म दिया। उसमें लिखा है, समझिए कैसे लिखा है, एडम उसका नाम रखा गया, बस समझिएगा। एडम ने क्या हुआ, बेचारा अकेला जन्म लिया तो थोड़ा बोर हो रहा था, तो भगवान सोचे कि यार अकेले पता नहीं लोनलीनेस इससे बर्दाश्त नहीं होगा, तो उन्होंने उसके पसली से उसने एक ईव को जन्म दिया। एक ईव, ठीक, बोले कि दोनों ठीक है, साथ साथ रहो, आराम से मजे करो। लेकिन एक भगवान ने बोला कि उसमें वर्ड यूज किया गया है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कोलकाता वाला नहीं, स्वर्ग लोक को बोला गया है। गार्डन मतलब गार्डन ऑफ ईडन, स्वर्ग लोक। तो उस बाइबल में बोला गया, सुन रहे हो सब ना, बोला ही गया कि तुम लोग मजे करो स्वर्ग में, कोई तकलीफ तुमको नहीं होगी, लेकिन वर्जित फल मत चखना। तो वर्जित फल का सिंबल क्या था? कटा हुआ आधा एप्पल, जो एप्पल का लोगो है, जो आईफोन का लोगो है। सुनिएगा ध्यान से पहले। तो वर्जित फल क्या बोले कि नहीं चखना, और वर्जित फल का सिंबल बोला कि ये पूरा स्वर्ग लोक है, गार्डन है पूरा एकदम, हर कुछ खाओ, मस्त करो, मतलब मस्त रहो अपना। लेकिन वर्जित फल, और वर्जित फल का सिंबल था आधा कटा हुआ सेव, जो आईफोन का ट्रेडमार्क है। अब सुनिएगा वो क्यों आया, बाद में आपको आ जाएगा। लेकिन कहा यह जाता है कि उसमें लिखा हुआ आगे कि ईव ने उकसाया किसको? एडम को। तो उसमें बोला यह गया था कि वर्जित फल नहीं चखना है, और वर्जित फल को 2 लोग, कुछ लोग बोले ज्ञान और कुछ लोग बोले सेक्स, इसी दोनों में से 2 चीज था।
अब इस बात को ईव ने जैसे उकसाया, एडम ने ये गलती करी और उसके बाद भगवान ने सीधा बोला, हरामखोर, तुम लोग इस जन्नत में, स्वर्ग लोक में रहने के लायक नहीं हो, तो तुम लोग को उठा के पृथ्वी पर भेज दिए। तो क्रिश्चियन इसीलिए मानता है कि इंसान अपने जो है वो जी रहा है, वो अपने पाप का कर्म भोग रहा है। यही इंटरनेशनल रिलेशन में यूरोप में सब चर्च बोल बोल के सबको परेशान कर दिया था मेडिएवल मध्यकाल में कि तुम लोग पापी हो, इंसान पापी है, ये सब कुछ है। इसे लोग सुन के परेशान हो गए थे। और मैंने बोला था आपको, उसके बाद नव जागरण, रेनाइसेंस उसके बाद वहां होना शुरू किया, जहां धर्म और राजनीति अलग होने लगी और इंसान खुद को समझने लगा कि नहीं यार, हम पापी नहीं हैं। आप देखो कैसे आयर का कनेक्ट साहित्य से है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और उसमें एक कथा का शुरुआत, एक कहानी की शुरुआत, एक नाम है एडलर पो। उन्होंने मात्र उन्होंने लाइफ अपनी जी मात्र 40 साल, और उस 40 साल में उन्होंने कहानी की शुरुआत करी थी यूरोप से, जो अमेरिका के थे। तो कहानी की शुरुआत भारत में नहीं हुई है, वो कहां से हुई है? यूरोप से। यूरोप आप उसमें समझ के वहां से स्टार्ट हुई। और ये बाइबल का जेनेसिस, इसीलिए सुनो, लेकिन जब पृथ्वी पर अभी भेजे, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सुनना। जब पृथ्वी पर भेजे किसको किसको, नाम बताना, आदम और ईव को। तो फिर भगवान बोले कि यार है तो मेरा ही बच्चा ना, वहां रहेगा कैसे बेचारा, हा लल्ला। तो भगवान ने एक दिन में सूरज बनाया, एक दिन में चांद, फिर एक दिन में पेड़ पौधे, एक दिन में उत्पत्ति, ये सब कुछ, मतलब 6 दिन में पूरी दुनिया उन्होंने बना दी। और 7वां दिन कुछ नहीं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में 7वां दिन का वीक शुरू हुआ और 7वें दिन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है क्रिश्चियनिटी में। और यही क्रिश्चियनिटी यूरोपियन से फिर हम लोग तक पहुंचा, जहां 7 दिन हम लोग होलीडे मनाते हैं, 7वां दिन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बाइबल के फर्स्ट जेनेसिस में लिखा है, मतलब पहला अध्याय में। तो ये पूरा का पूरा कहानी और क्रिश्चियनिटी ऐसा लिखा था, और चर्च लोग अपने हिसाब से थोपता था। जो लोग परेशान हो गए थे, नवजागरण किए, और नवजागरण के बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देश अपना, यानी कि इंसान पहचानने लगा कि अपने आप को कि नहीं यार हम पापी। और आप जो कहानी बूढ़ी काकी पढ़े थे, उसमें एक शब्द बार बार आया हुआ, यथार्थवाद आ रहा था। जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाँ आया होगा हमको क्या, यथार्थवाद आया था। सुनना, आप 2 मिनट और समझ लेना, क्लास को पूरा एकदम अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको बस अभी बेसिक बता रहा हूँ कितना मजा है, पर्सनालिटी क्यों बदल जाता है इस कोर्स के बाद, उसका कारण है। आप यकीन बताना, उस कहानी के बाद आपकी जो मन स्थिति होगी, जो आपका मन होगा, वो सडनली कम से कम इस बात के लिए जरूर होगा कि बुढ़िया लोगों का इज्जत कम से कम करना चाहिए। यस और नो? कहानी ने क्या किया? उसने थोपा कि आप पे कि इज्जत करनी चाहिए, नहीं, लेकिन कथा में थोपा जाता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहानी में थोपा, कहानी ही ऐसी लिखी गई कि आपका जो हृदय परिवर्तन हो गया और आप अपने आप इज्जत करना सीख गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें यथार्थवाद क्या है? उसको बोलते हैं रियलिज्म। एक होता है यथार्थवाद और एक होता है आइडियलिज्म। समझिएगा, आदर्शवाद। ये दोनों का मैं भी समझा देता हूं, चिंता नहीं करने का, क्योंकि ये दोनों वर्ड आपके पूरे हिंदी साहित्य में आने वाले, इसलिए मैं पहले इसको बताता हूं। और एक और उसके बाद एक वर्ड आएगा आपका, 2 चीज, एक होता है सब्जेक्टिविटी और एक ऑब्जेक्टिविटी। ये दोनों समझा दूंगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि फिलॉसफी में भी पूरा इंक्लूडेड है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी कवर करता है, सोशियोलॉजी, और फिर हिंदी साहित्य में आता है। तो अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो हिंदी साहित्य जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपका 3 चीज ऑलरेडी कंप्लीट होगा, मोर देन 50% पीजी तक। पहली बात फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये पूरा का पूरा मिला के यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ से बन के आता है। और ये चीज आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, मैं बोला ना, दिल्ली में लाखों रुपए मिलते हैं। मैं लेता हूँ, लिया हूँ, तो मैं अपना जानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं एक ही चीज सोच के आया ना, वही बोला कि चाणक्य का क्या स्टेटमेंट था, मातृभूमि वाला। ये मेरे को बहुत खल गया अंदर से। सही बात है कि तुम जिंदगी में कुछ भी कर जाओ, लेकिन अगर अपने मातृभूमि का ऋण नहीं चुका पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मातृभूमि के बिस्तर पे ही तुम्हें सुकून की नींद आती है। चाहे तुम कहीं चले जाओ, तो भैया ऋण अपने को चुकाना है। समझ में आ रहा है? और मैं ऋण चुकाने का क्या है, गरीबी हटाने के लिए मैं 1 लाख 10 लाख कोई नहीं दे सकता। सिंपल सा बात है, हर घर में एक ऑफिसर बना दो, गरीबी अपने आप ठीक हो जाएगी। बात है कि मैं 10 लाख देके क्या करूंगा आपको?
कुछ नहीं करूंगा और अपाइज बनाऊंगा। अब आगे मैंने 2 वर्ड बोला, उसको समझा देता हूं आपस में। अब जो थोड़ा कहानी जो बताया हूं, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप रिकॉल करके जो मैं बोला हूं खुद से लिखने की कोशिश करिए, तो क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं। मैंने बाइबल की कहानी बताई आपको, जेनेसिस, पंचमा अक्षर का नियम बताया, वो आपने लिखा कि नहीं, ये आपने। बाइबल की स्टोरी है जो भी, 2 मिनट में आपको जो याद आ रहा है जितना सब कुछ वो लिखिए खुद से। कौन सा वो वाला कहानी जो भेज अभी जो नहीं बाइबल वाली जो बताया मैंने कि जो एडम और ईव की जो कहानी मैंने बताई हो, अरे यही हो ना सब, सो तो नहीं गए हो। 2 मिनट में सिर्फ लिखने का देखना, आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी पहले से कितनी बेहतर है क्या नहीं। बस 2 मिनट टाइम गिन के, मतलब उसमें 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। 11:14 हो रहे हैं। कि ईमानदारी से बताना, किसी को उम्मीद हुआ कि लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे बीत गया? सर सिर्फ बाइबल वाला कहानी। क्या क्या? हाँ बाइबल वाली, क्योंकि ये अभी आएगा, जल्दी से लिख लीजिए फटाक से। खुद से लिखिएगा, खुद से, बाइबल की। सबका पेन चल रहा है ना? किसी किसी का नहीं भी चल रहा होगा, किसी किसी का चल रहा होगा। लेकिन हाँ, वक्त अगर मिल जाए तो इस कहानी को लिखा जा सकता है। हाँ या ना? आप लोग में से एक बात अब सुनना दिमाग में, जहां तक भी आप लिखे हैं छोड़ दीजिएगा वहां तक, उसके बाद अगर आगे लिखना होगा तो उतना गैप छोड़ दीजिएगा। अब मुझे ईमानदारी से सब लोग बताना कि आप लोग को ऐसा फील नहीं हो रहा कि जो चीज मैंने बताया उसको लिखा जा सकता है, भले थोड़ा और मिले तो, एक एक पर्सन को। तो आप बताओ, ऑप्शनल अगर मैं ज्योग्राफी इतना देर बताता ना तो शायद इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता कि आप लिख पाते, लेकिन ये चीज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और अभी मैं सबकी कॉपी भी चेक करूंगा ना तो इसी कहानी को सबने अलग अलग तरीके से लिखा होगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। और उसी पे नंबर मिलता है। कम से कम किसी को रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, कि नहीं हम एक लिखेंगे तभी हमको नंबर मिलेगा। साहब आप अपने हिसाब से लिखे, आपको बेहतर नंबर मिला। यही ब्यूटी है हिंदी का। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी क्या इसमें कौन रॉकेट साइंस है? क्या रॉकेट साइंस नहीं है यार। और इसीलिए मेंस में जो लोग ऑप्शनल जब ये सब प्लानिंग करके नहीं लेते हैं ना, मुंह की खाते हैं और वापस आके फिर वही बोले ना 29 साल हो जाएगा, बाल उड़े पड़े सब। शादी घर वाले बोले शादी कब करेगा? नहीं करना जब तक नहीं निकलेगा तब तो गांव में एक वर्ड यूज होता है ना, जिसकी शादी नहीं होती है उसको आप, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा। लोग चिल्लाते रहते हैं, जहां पूछे का हो कब शादी करता रहो, अरे भाई इसको कुछ और मतलब नहीं है। बात समझ आ रही है? वो
इंसान को एक्साइटमेंट चाहिए तो कुछ मिलता नहीं है, और आपको चिढ़ाने के लिए कोई चाहिए तो शादी नहीं हो। मैं बोलना ये चाहता हूं, सुनिएगा, 1 साल प्लानिंग करके कर लो ना यार। क्यों बार बार भटक रहे हो कि हम वो भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। 1 साल ठहर नहीं जो सकता उसका एग्जाम कभी निकलेगा ही नहीं। 1 साल बस ठहर जाओ और सिलेबस खाली कंप्लीट करके जाओ। मैं बता रहा हूं आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास आना नहीं आना है, लेकिन हाँ, इधर के माहौल में मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि मेरे पास आना जबरदस्ती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ अच्छा इधर हुआ रहता तो रिजल्ट तो पहले आया होता ना यार। रिजल्ट तो आना चाहिए था ना। मतलब 10-15 साल से टीचर लोग पढ़ा रहे हैं तो आना तो चाहिए था। मुझे नहीं पता कौन क्या है नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है बीपीएससी में। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अब मैंने 2 वर्ड यहाँ बोला है, इसको मैं समझा देता हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं एंड करूंगा। पहले समझिएगा। किसी को अभी 1 घंटे या 1.5 घंटे बीते हैं, किसी को भी एहसास हुआ है कि बीत गया? अगर जिन किसी को एहसास भी हुआ होगा तो हाँ बोला। इसलिए क्योंकि किसी किसी का क्लास का इधर 45 मिनट होता है और 45 मिनट नहीं, स्कूल में नहीं होता है। कब घंटी बजे और हरामखोर कब ये जाए। मेरे पास ना टीचर को जो बोर कर रहे, स्पेशली मैथ के टीचर, और मैथ वाला भी कसम खा के आया रहता, बेटा पूरा 2 घंटे पढ़ा के जाऊंगा मैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। ये समझिएगा आप। ये वर्ड कहानी में सब लोग सुने थे, यथार्थवाद। अरे सुने थे नहीं सुने थे? बार बार प्रेमचंद के पास वो सारा का सारा प्रेमचंद का लिखा हुआ है। बूढ़ी काकी, उसके बाद ईदगाह, आगे और भी बताऊंगा। प्रेमचंद के पास हृदय परिवर्तन का ना फैक्ट्री है। उनकी कहानी ऐसी है कि हृदय को परिवर्तन कर देंगे जबरदस्त, और लास्ट में आपको सुकून भी दे देते हैं कि उसके बाद रूपा ने, आ रहा समझ में, भर भर के कचौड़ी लाए और उसको सजा के थलाई में, मतलब थाली में दिया। अब समझना, एक बात सुनना, मैंने बोला रियलिज्म और ये क्या बोला, आदर्शवाद। मतलब होता है क्या? आप में से कितनों लगता है कि मूवी में गाली नहीं होना चाहिए? गाली नहीं होना चाहिए। एक मूवी आई थी दिल्ली वैली, भर भर के गाली थी। आमिर खान साहब ने उसका प्रोडक्शन किया था। अब सुनिएगा, उसके बाद एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा है फैजल। अब समझिएगा, फैजू देखिए याद भी है। अच्छा, कभी आप लोग सुनिएगा, इस चीज को आप कनेक्ट करिएगा इस चीज से। तो जो रियलिज्म है, आप एक बात सोच के देखना, रियलिज्म और आपका आइडियलिज्म, मतलब यथार्थवाद और आदर्शवाद में लोग बोलेंगे कि गाली नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज पे इसका असर बुरा पड़ेगा। समझिएगा, कॉन्सेप्ट भले ही आसान है, बहुत मजेदार है। समाज पे क्या असर पड़ेगा? बुरा। लेकिन एक बात बताओ, गाली तो लोग देते हैं ना? अरे देते नहीं देते? अब आप लोग में से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले बताना, किस किस को एक बार प्यार हुआ है? सुनना ध्यान से। अरे भाई हाथ खड़े करो, मतलब जिसको अरे देखो, अरे दोनों साइडेड होना चाहिए। मतलब अगर 1 साइडेड भी है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब होता नहीं है, लड़का हम चाह रहे थे तो उधर से कुछ था नहीं, भाव ही नहीं दिया, तो कोई वो भी चलेगा। तो किस किस को एक बार प्यार हुआ है? हाथ खड़े करो। अब सब लोग, अरे आगे आगे, जो ईमानदारी से, भैया टेंशन नहीं लेना है। बहुत इतने 1 2 3 4 5 6 माने 7 लोग, 8, एक और उठ रहा है 9, कुछ लोग ऐसे भी हैं। ठीक है। अरे शर्माना नहीं है क्योंकि बच्चे हो क्या नहीं। और मेरी माहौल और उस तरीके का, जो याद रखिएगा, जो लोग ओपन नहीं होते वो कंजर्वेटिव होते हैं, और जो कंजर्वेटिव होते हैं करप्शन वहीं से निकलता है। ठीक है ना? क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा और आप फिर गलती करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, क्या पूछा? जिसको पहली बार प्यार हो, दोनों साइड में से किसी साइड होना चाहिए। मतलब आप चूंकि आई थी खाना खाने, हम देखे, हमको पसंद आए, बाकी उसमें भाव नहीं दिया। अब ये भी कंसीडर, तो 7-8 लोग, सुनना ये इंपॉर्टेंट है। अब बताना ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 या 3-4 बार प्यार हुआ है? ठीक है, कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए, मतलब अरे आराम से खड़े करिएगा, वो नहीं होगा। अब पूरा हक है, सुनिएगा। फैमिली है और बोले ना, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कशन नहीं करते, लेकिन बहुत चीज करते हैं। तो जो डिस्कशन नहीं करते वो गलती करते हैं, यहीं पे रखिएगा। और इसका पीछे एक कारण लो, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं। अब मुझे एक बात ऐसे बताना कि कितने सारे ऐसे हैं जिनकी शादी होने के बाद बीवी के अलावा भी और किसी का सोचते हैं। तो इसमें मैरिड लोग तो कोई नहीं है। सुनना ध्यान से। लेकिन इधर इधर देखिए,
लेकिन रामायण, अरे सुनिएगा, रामायण और साहित्य में क्या लिखा गया? राम सीता सारा कुछ लिखा गया कि राम भगवान, सीता जी पतिव्रता, राम जी पत्नीव्रता लिखा। भाई साहब इधर लिखा हुआ ये है, आदर्शवाद ये कहता है कि पत्नी को सपने में भी पत्नी आना चाहिए। आदर्शवाद का मतलब क्या है? कि समाज सब अच्छा है और सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एक शिक्षा अच्छा मिलना चाहिए, ये क्या है? आदर्शवाद। अब इसका दूसरा पहलू आइए यथार्थवाद पे। लेकिन क्या वाकई में समाज ऐसा है? आप इस बात पे यथार्थवाद वाले में जबरदस्त, इसमें बहुत सारे फिलोसोफर के नाम बताऊंगा, जबरदस्त बोलते हैं, हमको आदर्श उदर्श से गया तेल लेने, हम तो वही सही तरीके से दिखाएंगे जो समाज में हो रहा है। तो जो बोला जाता है ना कि फिल्म आईना होता है समाज का, वो एक्चुअली यथार्थवाद के कारण होता है। सुनिएगा ध्यान से, वो आदर्शवाद नहीं। आदर्शवाद क्या बेटा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। प्रेमचंद के हर कहानी में आपको लास्ट में क्या मिला? कि रूपा गई और थाली भर के खिलाई। ईदगाह में भी देखोगे लास्ट में गई, उसकी दादी बहुत खुश हुई, गले से लगाया, प्यार बरसाया, यहां तक ठीक। लेकिन क्या वाकई में सारा समाज ऐसा है? इसीलिए प्रेमचंद पहले आदर्शवाद के पिटारा थे, लेकिन कहानी लिखते लिखते वो गए कफन। एक कहानी में आगे दिखाऊंगा, कफन में देखे वो भूखे से कफन में उनका, सुनिएगा ध्यान से, बोर नहीं हो रहे ना। प्रेमचंद लिखते लिखते सोचे क्या, पहले आदर्शवादी थे प्रेमचंद, इसलिए उनकी हर कहानी ऐसी है जहां पे लास्ट में बता क्या दिया गया कि रूपा गई सब ठीक हो गया, लेकिन कफन में ये बताया गया, उसके बाद कुछ कंक्लूजन ही नहीं दिया गया, क्योंकि प्रेमचंद उस समय तक समझ चुके थे कि समाज को मैं जैसा बनाना चाहता हूं एक्चुअली वैसा अभी हुआ नहीं है। मतलब यथार्थ कुछ अलग है और आदर्श कुछ अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी बात को लेकर आप बताइएगा, कितने सारे हैं जो गाली वाले मूवी आखिर उस पर लिखा रहता है 18+, देखते तो हैं, लेकिन क्या अगर मान लो जैसे गाली देने का होता है, गाली क्या क्या होता है वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी है जो कमजोर है और मजबूत आदमी उसको मान लो सता रहा है, तो क्या करेगा? वो मार तो नहीं सकता, वो क्या करेगा? थोड़ा दूरी मेंटेन करेगा उसमें नहीं, थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेगा और उसके बाद मतलब सुरक्षित दूरी मेंटेन करेगा जहां से वो निकल ले, और उसके बाद डैश 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 इसकी ऐसी। यस और नो? तो उसने गाली देके अपना जो है फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर दिया। क्या समझ में आ रही है? मैं बताता हूँ, आप लोग में से बताया ना कितने लोग हैं जो गाली आज तक एक भी बार नहीं दी है। अब सोच के देखो, सोचिए समाज क्या बनाना चाहते हैं आप? आदर्शवाद। यहाँ पे सबको गाली आता है। मैं कहना चाहता हूं आदर्शवाद हो, सुनिएगा, जो समाज को आप बनाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन साम्यवाद, सॉरी, जो आपका रियलिज्म है, यथार्थवाद, वो आईना है। इसीलिए मूवी में जो दिखाया जाता है, अब क्या उसमें 18+ लिखा है, उसमें लिखा है कि 18+ के कम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक, वो अलग बात है कि गांव में होते हैं तो भैया 13 वाला भी दिख रहा है, 12 साल का वो भी देख रहा है साथ में। लेकिन एक बात बताओ, डोरेमोन बच्चे देखते हैं? आप लोग डोरेमोन देखते हो क्या? अब कुछ लोग में से जो डोरेमोन देखते होंगे समझना वो बड़े नहीं हुए। अब सुनिएगा ध्यान से यार, अब जो यथार्थवाद है, आखिर वो भी मूवी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरा हिट हुआ कि नहीं? हिट हुआ कि नहीं भाई? हिट क्या, उसमें के पूरे हीरो चमक गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी अलग स्टैंड आ गया, मनोज बाजपेयी भी निकल गया, पंकज त्रिपाठी भी, तीनों गैंग्स ऑफ वासेपुर से बाहर आ गए और सब लोग वाह वाह आ गया। तो आदर्शवाद में कहने का मतलब ये है, हर इंसान को अपना यथार्थ मतलब सच जानने का हक है। तो मूवीज जो बनाया जाता है, वो जब आईना दिखाया जाए, वो यथार्थवाद है। और यथार्थवाद का फायदा ये है, अब कोई ऐसा बच्चा सोचना जो 4 साल से पूजा पाठ, पापा हाँ पापा, जी पापा, ना पापा, हाँ मम्मी करता आया हो, सडनली जब वो 15, 16, 17, 18 साल का होता है, उसके बॉडी में चेंजेस होगा। अब उसको लगेगा ये पाप है। उसको क्या लगेगा? पाप है। क्यों? क्योंकि बचपन से तो सिर्फ यही दिखाया है कि हाँ पापा, पूजा, ये हवन, ये सब। तो गिल्ट को महसूस कम कराने के लिए यथार्थवाद बताता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि लाखों लोग के साथ ऐसा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो गिल्ट में मर जाएगा
कि यार ये मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यथार्थवाद जब दिखाओगे तभी ना पता चलेगा उसको कि यार मैं पहला इंसान नहीं हूं जो ये महसूस कर रहा हूं, लाखों लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं। तो यथार्थवाद आपके गिल्ट को कम करता है। आ रही समझ में? ताकि हर बच्चा बच जाए। जबकि आदर्शवाद आप जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आदर्शवाद से ऐसा थोड़ी है कि हर तरफ राम सीता ही चल रहा है, नहीं है। यहाँ तो एक एक क्या है कहानी आपको भी पता है। बगल वाला किसी ट्रिपल वाले के साथ लगा हुआ है, कोई और उधर लगा हुआ, मतलब सब अलग अलग अपना इन्वॉल्व है। और यार कसम खाते हैं, जानू मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। हम सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, हम सिर्फ तुम्हारे ऐसा नहीं, और पीछे और किसी के ऐसा ना हो। और ये क्या है जो हमें डिस्कशन कर रहे हैं? हम डिस्कशन नहीं करते, हम चाहते हैं समाज आदर्श हो, लेकिन सच्चाई तो है ना। अरे हाँ है ना। तो यथार्थवाद जानने का हर किसी को हक है। और सीधा सा बात है 18+ इसलिए दिया जाता है, आप देखिए, क्योंकि आप मूवी थिएटर में जाएंगे तो वहां देखने नहीं दिया जाता है। आप अगर 18+ के हैं तो आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। इधर तो खैर चल जाता है, मोते तेरे में कौन पूछता है, चलो 10 साल चल चल चल। लेकिन उधर मुंबई वगैरह में क्या है, जहां पे प्रॉपर है वहां आईडी कार्ड चेक किया जाता है, प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। तो भैया आप 18 साल के, अब 18 साल के ऊपर का जो है जरूरी थोड़े कि हमेशा खाली डोरेमोन देखता रहेगा। उसको हक है अपना सच जाने का। अपना लॉगिन करिए। अब आपको ओटीटी पे, जैसे आप लोग अभी अमेजन प्राइम और ये सब जो चला है खूब, तो भर भर के उसमें गाली है, भर भर के गाली, भर भर के सब कुछ है। लेकिन उसमें एक लॉगिन करते समय आपका एज आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपको कंसेंट देना पड़ता है, परमिशन की, यू आर 18+, तभी वो लॉगिन होता है। तो भैया आप 18+ है तो देखिए, नहीं तो मत देखिए। लेकिन यथार्थ जाने का हक तो मैं बोलना चाहता हूं, यथार्थवाद मतलब आईना, समाज का आईना। उस मूवी उसके माध्यम सबको बताता है। और ये क्या है? आदर्शवाद मतलब हम जैसा चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हर तरफ राम सीता हो, बीबी के सपने में भी राम है, राम के सपने में सीता है, ठीक है। बात बाकी तो आपको कहानी पता ही है। नहीं कहावत है पहले का जो एक चुटकुला जो आप लोग सुनोगे, आप लोग तो मेरे से भी भयंकर सुनोगे, तो मैं थोड़ा सा कायदे में सुना हूं तो बता देता हूं। तो कायदे में नहीं है कि एक ऐसा एक जोक बनाया गया था जिसपे बोला गया था कि पहले की लड़कियां जो होती थी या पहले के लड़के जो होते थे तो चिल्लाते थे और गाना गाते थे कि मतलब आजा मेरे साजन तेरा इंतजार है, ठीक है, ऐसा कुछ। और अभी गाते हैं, अभी लड़की, दोनों पे जेंडर इक्वालिटी, दोनों। अभी क्या गाया जाता है? आजा मेरे साजन बनने चौथा तैयार है। तो भैया ये देखिए, ये क्या है? अब आप सब हंस रहे हैं, बतीसी फार्म, मतलब आप जानते हैं। सुनिए, नहीं तो सुनिए, तो ये क्या है? यथार्थवाद। और एक लिटरेचर में तो आपका बेसिक है, जिससे और इंटरेस्टिंग और आपको अपने आप को बेहतर आप जान जाओगे। अब लास्ट बार बूढ़ी काकी के बारे में सोच के मुझे बताना, सबका हृदय परिवर्तन हुआ था? ऐसे ये पहला आप सोचो, ये डेमो है, मैंने तो अभी पढ़ाया भी नहीं है आपको, लेकिन आप सोच के देखिए ऐसी कितनी सारी स्टोरीज आपके पास आएंगे जो आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देंगे। अब लास्ट बार यस और नो में जवाब देना। मजा आ रहा है या नहीं? यस और नो? इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। बाकी जो सिलेबस आपको मैंने दिया है, इस सिलेबस का डिस्कशन सुनिएगा, आराम से उसमें करेंगे। अब आप उसमें देखोगे ना तो 2 खंड है, सुनिएगा, पद्य खंड, गद्य खंड। तो आप कोई गद्य नहीं बोलेगा, बोलेगा क्या? उधर आपको तीनों वर्ड याद रहेंगे। जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं अभी समअप कर रहा हूँ, सुनिएगा प्लीज। अब ये लास्ट का जो समअप मैं करता हूँ वो हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5 मिनट पिछले 2 घंटे का पूरा सार होता है। हाँ, मैं सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का भी आपको अभी बता दूं या कल बता दूं? बता दूं अभी? तो चलो बता देता हूं, क्योंकि ये देखना और फिलॉसफी से थोड़ा अलग है, तो थोड़ा पेशेंस मान लीजिएगा। तो एक है सब्जेक्टिविटी और एक है, और सब कुछ मैं लिखवाऊंगा तो इसीलिए आप चिंता मत करना। ऑब्जेक्टिविटी होता है वस्तुनिष्ठ और ये है विषयनिष्ठ। इसको कुछ और भी बोलते हैं हिंदी में, आ जाएगा, चिंता मत करना। मैं थोड़ा बस मोटा मोटा भी आपको बताता हूं, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। और ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है ना, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, प्रॉपर नोट्स दूंगा आपको, तो चिंता नहीं करनी, सारा कुछ आएगा। बाकी जहां आपको समझ में अपने से लिख लेना बाद में। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वस्तुनिष्ठ। मतलब सुनिएगा, ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो सबके लिए एक हो। सबके लिए क्या हो? जैसे मैंने बोला दिल्ली भारत की राजधानी है। अब कोई बोला मेरे विचार से भारत की राजधानी भोपाल है, तो आप क्या करोगे? पहले पागलपन में फोन करोगे और बोलोगे कि इसको ले जाइए क्योंकि समाज के लिए खतरा है। है ना? तो पहले इसको दूर करिए, क्योंकि वो भी हमारा धार्मिक कर्म है कि ऐसे लोग इसमें ना। अरे सुनिए, जो सब माने वो ऑब्जेक्टिव है,
क्या हो गया? जो सब माने वो क्या है? और जो लोग बोलते हैं ना मेरे विचार में, तो वो है सब्जेक्टिव। मतलब सीधा सा दिमाग में है, इस बात को समझिएगा इधर आराम से। एक ऐसी चीज, मैंने उदाहरण जैसे इलेक्शन में नहीं होता है पान के दुकान पे, तो पान की दुकान पे डिस्कशन होता है, अरे इस बार मोदी आए कि कौन आई रे। अब सुनिएगा, अब एक ने बोला भाई मुझे लगता है मोदी फिर आएगा, मान लो, तो उसने अपना विचार बोला। तो जब कोई सिर्फ अपना विचार बोले, वो तो फिक्स नहीं है सभी के लिए, तो क्या है? और जो वस्तुनिष्ठ क्या है? जो सबके लिए है, मतलब जो सब मानते हैं। जैसे सूरज पूरब की तरफ से उगता है तो सबको मानना पड़ेगा। आप कुछ बोलेंगे मेरे विचार से पश्चिम में उगता है, फिर बोला ना फोन करेंगे। इनको भेजेंगे। अब सुनिएगा जरा इधर इधर। अब आप लोग से एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोग में से कितनों को ऐसा लगता है, ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना और सबको देना है, कोई शर्माएगा वरमाएगा नहीं, कि सुंदरता देखने वालों के आंख में होता है? कितने लोग को लगता है? हाथ खड़े करना। लगभग 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 मैं मानूं तो लगभग सब लोग इस बात से राजी कर रहे हैं कि सुंदरता जो है वो देखने वाले के आंख में निर्भर करता है। बढ़िया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कोई चीज ही ऐसी सुंदर है कि वो सबको अच्छा लगता है? अब दोनों पे आ गया। तो भैया पहले तो हाथ खड़े किए थे उस वाले पे, आप अभी सब हाथ क्या खड़े किए थे कि सुंदरता तो देखने वाले पे है ना, तो आप दोनों पे खड़े कर दिए, तो कर दिए भाई, डेमोक्रेसी है, राइट है, आप उठा दिए। अब मुझे समझाना सोचिए, जैसे आपने बोला कि सुंदरता देखने वालों के आंख पे निर्भर करती है, तो बात बताना, ताजमहल को छोड़ो, एक एक्टर है हमारे बॉलीवुड में जो दादाजी की उम्र के हैं लेकिन फिर भी लड़कियां लाइन लगी हुई है शादी के लिए। सलमान खान। मुझे बोलने में कोई दादाजी कौन के भाई, अरे 76 भाई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, सुनिए। लेकिन फिर भी क्या है, अगर आज वो बोल दें तो लाइन लग जाएंगी, और लगती भी है लड़कियों की, हाय सलमान, ठीक है दादाजी। सब क्या सब नहीं जानते कि वो दादाजी की उम्र के हैं? सब जानते हैं कि 60-70 उम्र का है उनका, लेकिन फिर भी क्या लाइन में लगे हुए? तो आप मुझे बताए ना, देखने वाले की आंख में कहाँ है ये तो उसमें ऐसा क्वालिटी है ना कि सब लोग लाइन में लगे पड़े हैं। तो ये तो वस्तु में ही खुद है। एक एक्ट्रेस के, कैटरीना कैफ के फैन इसमें बहुत सारे होंगे, या किसी भी पर्टिकुलर हीरोइन के, एक हीरोइन के लाखों फैन होते हैं, तो सब कोई कहता है हमको कैटरीना कैफ मिले। तो सब लोग एक ही चीज के पीछे क्यों चला गया? क्योंकि वो वस्तु में निहित है। वस्तु में क्या है? निहित है। सुनिएगा, मैंने क्या बोला? दो चीज। एक बोला जो ऑब्जेक्टिविटी है वस्तुनिष्ठ, और ये विषयनिष्ठ, इसको आत्मनिष्ठ बोलते हैं। मतलब जो हर किसी के मन में खुद का, उसका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है कि हम चाहते हैं या मेरे हिसाब से मोदी जी आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, फिलॉसफी में इस पे खूब तर्क है और किसी ने आज तक क्लियर बता नहीं पाया, तो हम कैसे बताएंगे? तो मतलब हमें समझना क्या है ये, कि सिंपल सा बात है, बात तो दोनों जायज है, हमें बस इसका फर्क समझ के रखना है, क्योंकि ये बार बार आएगा और ये साइकोलॉजी में इस पे बहुत पढ़ाई होता है, बहुत पढ़ा है। तो समझिएगा ध्यान से, वस्तुनिष्ठ मतलब क्या? जो वस्तु में निहित हो। क्या हो? वस्तु में निहित। मतलब सलमान खान चूंकि सुंदर है तो इसलिए लड़कियां लाइन में लगी हैं, तो उसमें उसकी क्वालिटी है। वो, मेरी बात समझ में आ रही है? वो देखने वाले की आंख पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। ताजमहल सुंदर है ये सब बोलते हैं क्योंकि ताजमहल वाकई सुंदर है, तो उसमें खुद निहित है। वो देखने वाले पे क्या? देखने वाला भी नहीं देखेगा तब भी बोलेगा सुंदर। मेरा समझे? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि मैंने बोला आत्मनिष्ठ, ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अब होते नहीं है कि कुछ लोग खुश मिजाज आदमी होते हैं, उनको कुछ भी खिला बोलेंगे हाँ मजा आ गया। कुछ भी दो, उनको कूड़ा भी दो, कहेंगे वाह क्या कूड़ा था। मतलब कुछ भी खिलाओ वो बोलेंगे वाह मजा। अब कुछ लोग होते हैं मनहूस किस्म के, उनको कितना भी कुछ दो, कैसा भी खाना दो, अंत में बोलेंगे सब ठीक था पर कुछ तो कमी था, हमको पता नहीं है क्या कमी था लेकिन कुछ तो कमी था। क्योंकि मतलब उनको पता नहीं है कि कुछ कमी था, लेकिन क्या कुछ तो कमी था, हमको पता नहीं है लेकिन था, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी है। अब जैसे एक इंसान है, एक पति पत्नी थी, तो पति ने गया और खाना खाया, तो पति बोला क्या बहुत टेस्टी खाना बना।
पत्नी बोली आज मैंने बनाया है, तो कह रहे इसीलिए कह रहा था नमक कम क्यों है। मतलब वो मनहूस आदमी है, उसको कुछ भी उसको मतलब उसको लगा कि उसकी बहन खाना बनाई है, तो इसलिए वो खूब बड़ाई किया कि बहुत मस्त खाना बनाया, बहन बनाया क्या, तो बोले नहीं मैंने बनाया, इसलिए कह रहा हूँ नमक कम क्यों है। तो ये हरामखोर पति है। कहने का मतलब ये सुंदरता भैया ये दिमाग में रखिएगा, देखने वालों के आंख पे करता है, अगर देखने वालों के निर्भर करे जो वो है आपका क्या ऑब्जेक्टिविटी, और जो वस्तु में खुद निहित हो, दिमाग में रखिएगा, मतलब आत्मनिष्ठ हो। जैसे कि आप सलमान खान के पीछे लाइन लगी हुई है, लोग जानते हैं दादाजी उम्र के हैं फिर भी ये कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैंने 2-3 चीज बताया, यथार्थवाद और आदर्शवाद। समझ आया क्या? मैं पूरे कहानी को एक बार समअप करता हूं और सुनिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुआ, हिंदी क्यों ले, तो हिंदी लेने का कारण आपको पूरा मार्क्स 305 ऑप्शनल के स्कोर और डिटेल्स आपके पास पहुंच गए कि हिंदी लेने का क्या कारण है। दूसरा, बीपीएससी में कंपलसरी पेपर होगा ही होगा। प्लस तीसरी चीज, हिंदी स्टैटिक है, छोटा है, बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्लस आंसर रटा रटाया आपको नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से अपना नॉलेज वहां पे दे सकते हैं। यस और नो? इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमने कुछ ये जिक्र किया कि आदर्शवाद यथार्थवाद, जो बूढ़ी काकी का स्टोरी था, वहां पे आपको हर जगह प्रेमचंद की कहानी में यथार्थवाद बहुत यूज होगा हर जगह। ये मैंने कॉन्सेप्ट यथार्थवाद और आदर्शवाद समझाया कि हर समाज जरूरी नहीं है कि आदर्श हो ही, क्योंकि समाज के अंदर और भी चीजें होती हैं, और यथार्थवाद इसको पूरा समाज का आईना सही तरीके से दिखाता है, जो कि मूवीज के माध्यम से या और किसी कैरेक्टर में। यहाँ तक ठीक? उसके बाद मैंने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ तक। कल और उसके आगे का डिस्कशन हम लोग बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। लास्ट बार बोल रहा हूं, मजा आया क्या? रिस्पॉन्स मुझे चाहिए थोड़ा सा, एक बार एनर्जी से बोलना, सुस्त में भी। लास्ट बार, यस और नो? चलिए ठीक है, तो फिर उसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक कुछ नोट्स और बुक है वो मुझे देना है आप लोग को, तो मैं अगले ही देता जाऊंगा। जैसे उसमें कहीं की भी बुक है, हिंदी के 5-6 सब बुक है, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? तब तक सादा पेज रखिएगा और पीछे का आईआर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में आईआर का रोल बहुत है, और आपको समझ में आएगा कि क्यों वहां रेनाइसेंस देखे कैसे कनेक्ट हुआ, नव जागरण, तो कनेक्ट इधर पूरा होगा, इसलिए रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए।